हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आप सभी को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। और भाई मजा आ रहा है। रे ऑप्टिक्स का धुआं धुआं हो गया एकदम। कैसा लगा कल का सवाल करके? तो अगर आप देखेंगे तो चीजें बहुत कनेक्टेड है, बहुत कनेक्टेड है, बहुत कनेक्टेड है चीजें। जो एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का कंसेप्ट था वही सीधा सीधा वेलोसिटी में लग गया था। बताइए हाँ या ना। और उसके बाद हमने टीआईआर पढ़ा था और टीआईआर पे एकदम ही सुप्रीम लेवल का कंटेंट पढ़ा। किताब खोल कॉपी खोल के रख दीजिएगा ना, अटोरा सूख जाएगा लोगों का। ठीक है, तो बहुत सही रास्ते पे चल रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली नीट का पेपर थोड़ा सा इस बार का ऐसा रहेगा कि जो पढ़े हुए बच्चे को फायदा पहुंचाएगा, रटे हुए बच्चे को नहीं। ठीक है ना, जो पढ़ा हुआ बच्चा है उसको फायदा पहुंचेगा इस बार। 200% नहीं, 400%, 4 लाख%। ये सही बात है कि जो बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, सवाल कर रहा है, मजा आ जाएगा उसको। ठीक है, तो अच्छे लेवल के सवाल करने बहुत जरूरी है। अगर मैं चाहता तो बहुत आसान है सीडो टीचिंग करना, क्योंकि तुम्हें कंटेंट का पता नहीं है। सबसे प्रॉब्लम वाली बात तो यही है, सबसे प्रॉब्लम वाली बात तो यही है कि तुम्हें कंटेंट का पता नहीं है। तुम्हें कोई भी बेवकूफ बना के जा सकता है, कोई भी बेवकूफ बना के जा सकता है, रे ऑप्टिक्स खत्म कर देगा। अच्छे सवाल बताएगी नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ऐसे सवाल भी बनते हैं। और ऐसे बनते हैं, और सिर्फ सवाल ही नहीं होते हैं, आप उस सवाल को सॉल्व भी कर पा रहे हो। ये रियलिटी चेक है। दो चीजें हैं, अब ऐसा याद रखिएगा, दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। आप कहां कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, एग्जामिनेशन हॉल में या फिर क्लास में? कहां कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, कहां पे कंफर्ट जोन में रह के काम करना चाहते हो? अगर आप क्लास में कंफर्ट जोन में रहोगे तो एग्जाम में ना एबीसीडी याद आ जाएगी एकदम। और अगर आप क्लास में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, क्लास में आपका दिमाग चलेगा, क्लास में आपको पेन होगा, तो एग्जाम एकदम पेनलेस होगा। तो बताइए, क्या आप क्लास में कंफर्ट जोन से बाहर निकल के पेन लेना चाहते हैं और एग्जाम पेनलेस देना चाहते हैं? बताइए। तो क्लास पेनफुल और एग्जाम पेनलेस, है ना? आओ चलो शुरू करते हैं। तो आज है रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 8। रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 8, और रे ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे लैटरल शिफ्ट, बट नॉट इन सिलेबस, नॉट इन नीट। नीट में नहीं है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आज तक नीट में पिछले 20 सालों में सवाल नहीं आया। पिछले 20 सालों में लैटरल शिफ्ट पे सवाल नहीं आया, तो मैं कहां से सवाल करा दूंगा। लेकिन थोड़ा समझा दूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में बेटा है लैटरल शिफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर टीचर इसको पढ़ाता ही है। ठीक है, लैटरल शिफ्ट। उसके बाद है मेन टॉपिक रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन करेंगे, फिर इस पर सवाल करेंगे। एंड लास्ट इज लेंस मेकर फॉर्मूला, मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। लास्ट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। यहां पर ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि एक मीडियम है और इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। यहां पे ऑब्जर्वर भाई साहब है कितने डिस्टेंस पर? d2 डिस्टेंस पर। और इस बाउंड्री से d1 डिस्टेंस पर यहां पे ऑब्जेक्ट भाई साहब है। अब बताइए कि इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट खुद से कितने डिस्टेंस पर दिखेगा, खुद से कितने डिस्टेंस पर दिखेगा? तो मैंने आपको बताया है कि हम ना फॉर्मूला बाउंड्री से डिस्टेंस का निकालते हैं, है ना? बाउंड्री से डिस्टेंस का निकालते हैं। देखिए, एच एपरेंट डेप्थ या डी एपरेंट बोल दे आप, डी एपरेंट डिवाइडेड बाय म्यू, जो देखने वाला ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहां है? यहां पे है, ये है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 बराबर बाउंड्री से इस मीडियम की जो डिस्टेंस है वो है d1 डिवाइडेड बाय जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसका वैल्यू है μ1। तो डी एपरेंट आपका हो जाएगा बेटा d1 μ2 डिवाइडेड बाय μ1। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, ये तो आसान है। हाँ आसान है। और अगर मैं तुमसे पूछ दूं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो तुम क्या करोगे? दिमाग से देखोगे कि ये तो d1 का एपरेंट डेप्थ है। ये किसका एपरेंट डेप्थ है? d1 का एपरेंट डेप्थ है जो इस बाउंड्री में दिखेगा। d1 जो μ2 में है वो कहां पे दिखेगा? उसका फॉर्मूला ही, उसका फॉर्मूला ही। अगर ऑब्जर्वर से देखे तो ऑब्जर्वर खुद में μ2 मीडियम में, तो ये d2 को तो d2 ही देखेगा, क्योंकि μ2 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे ऑब्जर्वर है वहां पे d2 डिस्टेंस है। तो एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम ऑब्जर्वर d2 प्लस d1 μ2 बाई μ1। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो? 1% इसमें कहीं दिक्कत है तो बताओ।
ठीक है, अब D2 जोड़ देंगे बस सर, ये ऐड करना था बस हमें। हाँ अब सुनना ध्यान से, अगर मैं यहां पे लिखूं कि मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो डी एपरेंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बराबर μ2 बाई μ1 बाहर होगा, ये डिफरेंशिएशन ऑफ आएगा d1 बाई विथ रिस्पेक्ट टू dt। d1 क्या हो सकता है सर, इसकी वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, तो डी डिफरेंशिएशन ऑफ d1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू μ2, ये μ1 है, 1 है नीचे, μ2 बटा μ1, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर, क्या है ये, स्टेशनरी ऑब्जर्वर। स्टेशनरी ऑब्जर्वर अगर यहां पे रुका होता ना, उसके रिस्पेक्ट में ये है। अब मान लो ऑब्जर्वर भी तुम्हारा यू वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज यू। अब इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट कितने से चलेगा, कुछ नहीं करना सर, ये जो हमारा निकल गया है, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जर्वर निकालू, तो ये दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इमेज की वेलोसिटी जो मुझे देखा μ2 v0 डिवाइडेड बाई μ1 प्लस u ऐड कर देंगे। इतना आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, और ये नहीं पूछेगा, ये जेई के टफ सवाल में एक दो आ गया, घर पे बैठ के कर लोगे, अगर ये कर लोगे तो ये तुम्हारे लिए आसान होगा बहुत, बस इतना आएगा, और इससे एक ज्यादा नहीं आएगा। स्टेशनरी का मतलब बताइए, स्टेशनरी का मतलब अगर मैं यहां पे बैठ के देखूं तो मुझे क्या वेलोसिटी दिखाई देगा, वो हो गया स्टेशनरी का मतलब। यहां पे बैठ के देखूं तो मुझे कितने से चलता हुआ दिखाई देगा, ये हो गया स्टेशनरी का मतलब। और अगर मूव करते हुए देखूं तो कितने से दिखाई देगा। रिलेटिव का कंसेप्ट है, अपोजिट डायरेक्शन में चीजों को ऐड करते हैं, ठीक है। चलो अब इस पे एक सवाल भी मैं बना के लाया हूं, बहुत बढ़िया। ये इंसेक्ट है, ग्लास के अंदर बैठा हुआ, देखो इंसेक्ट है, और ये वाटर के अंदर ये फिश है, देखिए ये फिश है, और ये फिश चल रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से बाउंड्री के पैरेलल। तो आपसे सवाल पूछा है वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू इंसेक्ट, बताइए, इंसेक्ट है ना, तो वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू इंसेक्ट मतलब जो इमेज बनेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली 30 मीटर पर सेकेंड रह जाएगी। ये डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लोचा नहीं लगेगा, डज नॉट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लोचा नहीं लगेगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू बाउंड्री। ये भी तो सीख ले भाई, एकदम छोटकू सा कंसेप्ट है जिसको तुमने इग्नोर ही कर दिया था बिल्कुल। बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू बाउंड्री, इसको तो एकदम ही तूने वैल्यू नहीं दिया यार, ये तो सीख ले। 30 रह जाएगा, बताओ क्यों रह जाएगा 30, क्यों रह जाएगा 30, क्योंकि सर ये बाउंड्री के पैरेलल चल रहा है, ये भी कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है ना। यही नीट में पूछ दिया तो भाई तुम जेई के एकदम मुश्किल सवाल कर रहे हो और इसमें तुम एकदम डैश कर दोगे। समझ में आया क्या, ये बात समझ में आया क्या, ये समझ में आया कि ये क्या चल रहा है बेटा, पैरेलल टू बाउंड्री चल रहा है। तो पैरेलल टू बाउंड्री में 30 मीटर पर सेकेंड ही वेलोसिटी रह जाएगी। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब मान लो ये तुम्हारा ऑब्जर्वर है और वो कहां है, ग्लास में। ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 3/2 और ये वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 4/3। अब यहां पे जो फिश है वो टेढ़ा चल रहा है, ऐसे ये टेढ़ा चल रहा है, और ये फिश की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 37 डिग्री। आई दादा, अब आएगा मजा, वर्टिकल से 37। तो इस फिश की दो कंपोनेंट हो जाएगी, एक हो जाएगी 10 cos 37। cos 37 क्या होता है बेटा सर, 4/5। याद करिए cos 37 की वैल्यू, तो ये 8 मीटर पर सेकेंड से ये कटेगा, 8 मीटर पर सेकेंड। इधर देखोगे तो VF sin 37, बेटा sin 37 क्यों होगा, ये वेलोसिटी है, वर्टिकल से थीटा बना रहा है तो वर्टिकल की तरफ cos, हॉरिजॉन्टल की तरफ साइन, तो ये हो जाएगा 10 sin 37 इज 3/5, ये हो जाएगा बेटा 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो फिश है उसकी वेलोसिटी बाउंड्री की तरफ भी है और बाउंड्री के पैरेलल भी है। अब ये ऑब्जर्वर भाई साहब जब ग्लास में बैठ के देखेंगे तो इमेज की वेलोसिटी पैरेलल वाली जो होगी वो 6 मीटर पर सेकेंड ही दिखाई देगी, पैरेलल टू बाउंड्री, पैरेलल टू बाउंड्री, वाओ, पैरेलल टू बाउंड्री। और वेलोसिटी ऑफ इमेज जो टुवर्ड्स बाउंड्री है, मतलब परपेंडिकुलर टू बाउंड्री, बाउंड्री के लाइन के परपेंडिकुलर, वो क्या होगा, तो होगा देखो इमेज की वेलोसिटी डिवाइडेड बाई इमेज की वेलोसिटी डिवाइडेड बाई कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर को जो अपरेंट दिखाई देगा, ऑब्जर्वर कहां है 3/2 इज इक्वल टू
ये हो जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाई 4/3। सिंपल है एकदम। तो बेटा यहां से 4 से कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 गुना 3, ये 3/2 एज इट इज यहां जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो परपेंडिकुलर वाला है वो 2 इंटू 3, और ये एज इट इज जाएगा 3/2। तो 2 से 2 कट गया, ये 9 मीटर पर सेकेंड आया। क्या आया? 9 मीटर पर सेकेंड आया। तो नेट वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या लिखोगे? दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, 6 वाला सही दिखाई देगा, और ये 9 मीटर पर सेकेंड से नीचे आता दिखाई देगा। खत्म। जे कैप लिख सकते हो, ये आएगी वेलोसिटी। अगर तुम इसका नेट स्पीड निकालो तो √6 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, इसकी नीड नहीं है, बट मैं ऐसे ही बता रहा हूं। 6 बताओ क्या हो जाएगा? 6 और 9 का वेक्टर से क्या हो जाएगा बताइए? 6 और 9 का वेक्टर से। समझ में आया? थम्स अप कर दीजिए प्लीज। समझ में आया? हाँ, √17 के आसपास हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये वाली बात समझ में आई आपको? ये 3/2 जो है इसको एज इट इज यहां लिख दिया, तो 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 3/2। यस, अब ये लेवल अप हो गया भाई, ये खुद में लेवल अप हो गया। ये सवाल कैसा है? लेवल अप। लेवल अप क्वेश्चन हो गया भाई। क्लियर? समझ में आ गया? क्या करना है कि जो बाउंड्री की तरफ चल रहा है तो उसी में तो ये कंसेप्ट लगाओगे, और इमेज की स्पीड बटा ऑब्जर्वर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जेक्ट की स्पीड बटा ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये देखो, अब ये एकदम जेई एडवांस का सवाल, जे एडवांस लेवल कर लो, अच्छा लगेगा। कोई नहीं करता नीट वाला बच्चा। ये नोट्स देख लेना, कोटा दिल्ली पंजाब हरियाणा का नोट्स देख लेना, कोटा दिल्ली पंजाब हरियाणा का कोई नहीं करता। देखो ये इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट है जो कि 12 मीटर पर सेकंड बाउंड्री की तरफ जा रहा है, और ये फिश है जो 20 मीटर पर सेकंड इधर आ रहा है। सवाल पूछा है वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू इंसेक्ट। तो देखो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ इमेज जब निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी इंसेक्ट का मतलब है, मैं कह रहा हूं बेटा समझने की कोशिश करो कि इसको तुम चलता हुआ मानो ही मत, तुम इसको चलता हुआ ही मत मानो। अगर ये रेस्ट में होता तो क्या देखता? तो कोई भी ऑब्जर्वर अगर यहां पे रेस्ट में है वो क्या देखेगा? निकाल लो पहले। कोई भी ऑब्जर्वर यहां पे रेस्ट में है वो क्या देखेगा? निकाल लो। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज मतलब वेलोसिटी ऑफ फिश की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी इंसेक्ट डिवाइडेड बाय इंसेक्ट जिस मीडियम में उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास हो जाएगा तुम्हारा 3/2, वाटर हो जाएगा बेटा 4/3, तो ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 4/3। ये समझ में आया कि नहीं है? मैं इंसेक्ट को चलता हुआ मान ही नहीं रहा हूं, सिंपल। तो 4 से कटेगा 5 और 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया बेटा 5/3, सॉरी 5 इंटू 3 है ना, देखो 3 ऊपर चला गया। वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर, मान लो स्टेशनरी ऑब्जर्वर इंसेक्ट होता तो ये आ गया 3/2, 3 3 9 और 9 5 45, 45/2 हो जाएगा 22.5, 22.5। ठीक है सर। अब वेलोसिटी ऑफ फिश मुझे इधर आता हुआ दिख रहा है, अगर मैं रेस्ट में बैठ के देखूंगा, तो ये इधर आ रहा है 22.5 मीटर पर सेकंड से। यही सवाल तो था। इस वाले कंपोनेंट के साथ रेस्ट में बैठ के जो हमने किया वही किया ये 20 वाले के साथ रेस्ट में। अब ये वाला चीज क्या है? ये है 12 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब चीजें चलती है तो रिलेटिव वेलोसिटी में ऐड करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग इंसेक्ट, अब मूविंग इंसेक्ट है तो क्या होगा? इंसेक्ट है तो क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा 22.5 प्लस 10 12, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.5, 2 2 4 और 2 1 3, 34.5 मीटर पर सेकेंड। एक भी बच्चा नहीं है जिसका 34.5 नहीं है। वेरी गुड मानवी, वेरी गुड बेटा। खुशी, अक्षत, दुर्गेश, योगेश, प्रिया, फातिमा, शिवम, भव्या, विनय, तथागत पढ़ रहा है, रामलाल ऑफ युगांडा, मानवी, दुर्गेश, गौतम, प्रिया, हर्षवर्धन, आतिफ, वाया, अनुष्का, क्रिस, रोशन, प्रिया, प्रितेश, योगेश। गजब झंडा गाड़ दिया तुमने तो यार, वेरी गुड। ये हुई ना बात, एकदम धुआं धुआं कर दिया, मजा ही आ गया। अब सुन एक चीज जो आज अपने स्टडी टेबल पे लिख के रख लेना। देख भाई, 2 चीजें होती है, मैं डांटू ना अगर तो मेरे डांटने का बुरा मत माना करो इतना। देखो बात मैं समझाता हूं क्या है, ये चलता है,
है ना, इससे चलता है इतना। वो एक हैबिट बनाना पड़ता है, वो एक हैबिट होता है डांट खाने का, गाली खाने का, और वो एक हैबिट बनाना पड़ता है। तो बहुत लोगों का हैबिट नहीं होता, इग्नोर करो, छोड़ो। अब जो मैं बात कर रहा हूं वो एकदम गोल्डन वर्ड है, ध्यान से सुनना। अगर तुम कंसेप्ट पढ़ो, तुम्हें समझ में आ जाए, फॉर्मूला समझ में आ जाए, सब कुछ एकदम क्लियर हो, तो क्या जरूरी है कि सवाल बन जाए? कभी भी नहीं। क्योंकि जब सवाल करने जाओगे तो सवाल में तो भाई वो सवाल ही इसलिए है कि वो तुमसे ना बने, वो तो तुम पे, तुम्हारे कंसेप्ट पे सवाल पैदा कर रहा है ना, कि तुमने सीख लिया, हाँ सीख लिया, समझ में आया, हाँ समझ आ गया, फॉर्मूला याद है, हाँ फॉर्मूला याद है, कैलकुलेशन कर लोगे, हाँ कर लोगे, अब सवाल करो। तो उस भी सवाल की वो इज्जत होती है। अब जब तुम करने जाओगे तो भाई सवाल में कुछ घुमा के लिख देगा। अब अगर मैं ये हिसाब से अगर कल भी सवाल पूछता ना तो तुम बड़े आराम से, तुम्हें पता है क्या किया है वो जे में, क्या किया कि उसने बोल दिया कि मूविंग फिश के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है, तो तुम्हें ये ऐड करके ये वाली चीजें लिखनी थी। अब यही बात तो यहां पे समझना बच्चों के लिए मुश्किल होता है, वही तो लैंग्वेज में घुमा दिया। अगर वो सिंपली ये बोलता कि स्टेशनरी ऑब्जर्वर है और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी दी है, तो तुम फटाक से कर लेते कि सर ये दिया हुआ है, एक्चुअल वेलोसिटी निकाल लेंगे। लेकिन उसने रिलेटिव वेलोसिटी दिया है, क्या दिया, दे दिया, कल के सवाल को याद करो, उसने क्या दे दिया, रिलेटिव वेलोसिटी दे दिया, रिलेटिव वेलोसिटी दे दिया, मूविंग इनसाइड के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी दे दिया। तो थोड़ा सा उसने तुम्हारी अंदर घुस के, जो सबसे मुश्किल चीज होती है, तो वही बात पूछ लेता है। दूसरी बात, इस बात को लिख लेना कि तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट समझ आ जाए, तुम्हें फॉर्मूला समझ में आ जाए, सब कुछ क्लियर हो तो भी सवाल हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सवाल में लैंग्वेज घुमा के चीजों को मुश्किल करके दिया जाता है। समझ गया? इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें कंसेप्ट नहीं आया, इसका मतलब यह है कि सवाल को थोड़ा और समझने की कोशिश करो, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कहां मिसिंग हो रही है उसको देखो। ये होता है भाई, करना पड़ता है, समझिए इस बात को। अगर तुम डीपीपी के सारे सवाल कर लोगे और तुम जितने सवाल जेई हुए के सब कर लिए, भाई अगले साल तू ही आके पढ़ा लेना यहाँ पे, मेरी क्या ही जरूरत पड़ेगी। लॉजिकल बात है कि नहीं? जेई के सारे सवाल मैंने तुम्हें करा ही दिए, नीट के तुम्हारे हवा में हो जाएंगे, नीट ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसी पीडीएफ। जब सब कुछ इतना हो जाएगा तो फिर क्या ही दिक्कत है, तो क्या ही दिक्कत है, हो गया काम खत्म, फिर अगले साल तू ही पढ़ा लेना, बात करता है। चल ठीक है, ये बात समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया। 15 मिनट में मैंने तुम्हें 3 सवाल भी नए करा दिए और पिछले क्लास का कंसेप्ट भी पूरा रिवाइज करा दिया। अब देखो क्या होता है कि मान लो कि ये लैटरल से टॉपिक लिख देता हूं, भाई टॉपिक के पीछे क्यों मरता है, पहले मैं थोड़ा ह्यूमर क्रिएट करता हूं कि जैसे लाइट आया तो बताओ क्या होगा। टॉपिक लिखूंगा तो पहले से पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, क्या टॉपिक है। देख लैटरल शिफ्ट टॉपिक है, ले लैटरल शिफ्ट टॉपिक है। तो टॉपिक लिखना हमेशा जरूरी नहीं होता है, पहले मैं जो पूछ रहा हूं उस सवाल में से कुछ समझने की कोशिश कर। जैसे मान ले ग्लास प्लेट है और इस ग्लास प्लेट की मोटाई मान लो टी है, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ये नॉर्मल है और इस नॉर्मल पे ये इंसिडेंट रे आया एंगल ऑफ इंसिडेंट आई पे। तो जब इस दूसरे मीडियम में जाएगा तो जो रे है वो नॉर्मल के पास आएगा कि नॉर्मल से दूर जाएगा, नॉर्मल से पास आएगा कि नॉर्मल से दूर जाएगा। सर ये नॉर्मल से थोड़ा सा पास आ जाएगा, क्यों, डेंसर मीडियम है। और जब इस ग्लास से फिर से एयर में जाएगा, ग्लास से फिर से एयर में जाएगा, मान लो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, यहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, तो क्या ये भी आर होगा? हाँ सर ये आर होगा। जब ये फिर से बाहर निकलेगा तो इसी लाइन पे जाएगा कि इस लाइन से थोड़ा दूर हो जाएगा? सर इस लाइन से थोड़ा दूर हो जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये फाइनल रिफ्रैक्टेड रे, जिसको इमर्जेंट रे भी बोल सकते। तो ठीक है, अगर ये ग्लास प्लेट नहीं होता तो क्या ये सीधा जाता? हाँ, मेरा सवाल ये था जो मैं पूछता कि एक बात बताओ बेटा कि ये अगर ग्लास प्लेट नहीं होता तो सीधा इस पे जाता, अब इस पे जा रहा है, क्या यही लेटरल शिफ्ट हो गया? क्या ये दोनों पैरेलल होंगे? हाँ, ये दोनों रे पैरेलल होंगे, ये दोनों रे पैरेलल होगा। पैरेलल क्यों होगा? क्योंकि नॉर्मल से जितना एंगल ये बना रहा है, जब ये निकलेगा तो नॉर्मल से उतना ही एंगल पे निकलेगा, आई और आई बराबर होगा, तो ये रे पैरेलल होने चाहिए। और इसी पैरेलल रे के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, इसको कहते हैं हम लैटरल शिफ्ट, इसको कहते हैं हम लैटरल शिफ्ट। नॉट फॉर नीट, नीट के लिए नहीं है ये, क्योंकि सवाल ही नहीं आया नीट में इस पर आज तक। 10th में था क्या बात कर रहे हो? अरे यार मैं पढ़ा नहीं ना 10th, तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, हो सकता है 10th में होगा, 10th में भी था। अच्छा, इसको कहते हैं लैटरल शिफ्ट। टॉपिक इंटरेस्टिंग है लेकिन इसमें सवाल नहीं पूछते।
है? ठीक है। 10th का जब मैंने परीक्षा दिया था ना, तो मुझे याद ही नहीं है कि मैंने खुद से सोच के क्या लिखा था। बगल में एक बैठा था बहुत रईस आदमी, उसका पुर्जा इतना आ रहा था बाहर से, इतना पुर्जा आ रहा था बाहर से कि मेरा लिखते लिखते दिमाग ही खराब हो गया। फिर मैंने खूब नंबर आ गए। 10th की सच्ची घटना है। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, घर वाले एकदम, वो घर वाले, मोहल्ले वाले, कोचिंग वाले सब एकदम हक्का बक्का रह गए, इतने नंबर कैसे ले आया, इससे तो उम्मीद ही नहीं थी। फिर आईटीआई में मैं फेल कर गया, वैसे दिक्कत नहीं है। फिर आईटीआई का एग्जाम किया तो उसमें मैं फेल कर गया, तो लोगों को भरोसा हो गया कि हाँ ठीक है सब। फिर वो घबरा गए थे लोग, पूरे खानदान वाले, टीचर, दोस्त सब घबरा गए थे। भाई इसके इतने नंबर कैसे आ गए रे, ये तो भुकवा है, इसको तो लिखना भी नहीं आता है। लोग एकदम सदमे में आ गए कि ऐसा कुछ इसके साथ गड़बड़ तो नहीं हो गया, क्या हो गया इसके साथ कि भाई इतने नंबर ले आया सीधा अचानक से। पूरे पूरे खानदान में, पूरे मोहल्ले में, पूरे दोस्त, पूरे टीचर सब एकदम, नाना नानी, मामा, फूफा, चाचा, ताऊ सब घबरा गए, क्या हो गया इसको, कैसे कैसे। फिर मैं तुरंत से पॉलिटेक्निक के एग्जाम और आईटीआई के एग्जाम में फेल कर गया। 10वीं के बाद आईटीआई का एग्जाम होता, उसमें मैं फेल कर गया, तो लोगों को भरोसा होगा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो हुआ क्या था कि इतना पुर्जा आ रहा था उस दोस्त जो बगल में था एक, कि वो जब लिख लेता मुझे दे देता तो मैं फटाफट लिख लेता। और सच बताओ मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या उनसे सब्जेक्ट है और क्या लिख रहा हूं, क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है, सब भर दिया था, सब भर दिया था एकदम बिहार बोर्ड ओपी, नंबर के लगा दे टोपी। चलो इधर देखो, ऐसे ही होता है बेटा बिहार में। अब इसमें बहुत सारे जेन्युइन स्टूडेंट भी होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन होता है। तो पैरेलली शिफ्ट कर जाएंगे, दोनों पैरेलल रे के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसी को लैटरल शिफ्ट कहते हैं। तो ये मान लो कि ये पैरेलल रे है और ये पैरेलल रे, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको डी कहते हैं। डी मान लिया, लैटरल शिफ्ट डी बोल दिया इसको। अब उसी से डी की वैल्यू निकाल ली है। एक बात लॉजिकली सोचना, ये शिफ्ट क्यों हुआ? फिर पैरेलल शिफ्ट इसलिए हुआ क्योंकि ये ग्लास प्लेट से गुजरा, तो ग्लास प्लेट की जितनी मोटाई होगी उतना ज्यादा शिफ्ट होना चाहिए। क्या जो डी है, जो डी है वो टी के प्रोपोर्शनल होना चाहिए? हाँ सर ये बात तो सही है, ठीक है, जो डी है वो टी के प्रोपोर्शनल होना चाहिए पहली बात। अच्छा म्यू के प्रोपोर्शनल में होना चाहिए, जितना ज्यादा म्यू होगा उसी की वजह से तो शिफ्ट हो रहा है। चलो ठीक है, इसको मान लेते हैं ओ और इस पॉइंट को मान लेते हैं पी, इसको यहां तक ले आते हैं। मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना है? सर यही तो है टी, ग्लास की थिकनेस। ओके ओके ओके, अगर बेटा मैं यहां पे कॉस आर लिखूं, ये आर है एंगल, इस एंगल में ट्रायंगल में कॉस आर लिखूं, इन ट्रायंगल, इसको क्यू बोल देता हूं, ओपी क्यू, ट्रायंगल देख रहे हो, ओपी क्यू देख रहे हो, इन ट्रायंगल ओपी क्यू, कॉस आर बताओ क्या होगा? कॉस आर होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है इसका टी, यही तो बेस है बे, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ओपी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ओपी। बताओ इक्वेशन 1 समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं यार, कॉस आर लिखा है, कॉस आर लिखा है, कॉस आर लिखा है भाई, कॉस आर लिखा, ये कॉस आर लिखा है, ये देख, ये और ये ट्रायंगल है, इसमें कॉस आर लिखा है, बता क्या है ये? सर कॉस आर लिखा, कॉस आर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया तेरा ये और हाइपोटेन्यूज हो गया ये। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक, एक ट्रायंगल ना, एक बात बता, ये जो डॉटेड लाइन है वो नॉर्मल से कितना एंगल बनाता? आई, और ये आर बना रहा है, तो ये डेविएशन कितने का हुआ? आई माइनस आर। अगर मैं इस ट्रायंगल में देखू, ट्रायंगल ओपीटी, ओपी ओपीएम, ओपीएम, एम इस पॉइंट को बोल दिया मैंने, इन ट्रायंगल ओपीएम, इन ट्रायंगल ओपीएम देखो, ओपीएम ये ट्रायंगल है ओपीएम, इन ट्रायंगल ओपीएम अगर मैं साइन आई माइनस आर लिखूं, सर साइन आई माइनस आर क्यों लिख रहा हूं? साइन थीटा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये बेस हो गया, सामने वाला परपेंडिकुलर वो मुझे डी निकालना है, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया ओपी। तो बताओ क्या लिखूंगा? तो सर परपेंडिकुलर डी बटा हाइपोटेन्यूज ओपी, हाइपोटेन्यूज ओपी, ये इक्वेशन हो गया दूसरा। इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दो, तो साइन आई माइनस आर बटा ये क्या है? कॉस आर, कॉस आर इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई ओपी, डी डिवाइडेड ओपी साइन आई माइनस आर की वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या है? टी बाई ओपी। तो कॉस आर हो गया तुम्हारा टी, ऊपर में चला गया ओपी, ओपी से ओपी कट गया और टी को इधर भेज दो, तो डी बराबर आ गया टी साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाई कॉस आर, हो गया खत्म। अगर बोर्ड में आ गया कि लैटरल शिफ्ट को डिफाइन करिए,
तो लैटरल शिफ्ट यही होता है कि कोई भी इंसिडेंट रे ग्लास प्लेट से जब क्रॉस करता है तो पैरेलली शिफ्ट कर जाता है, और जो इमर्जेंस रे होता है वो इनिशियल रे के पैरेलल रहता है, और ये लैटरल शिफ्ट के डी का फॉर्मूला है। डी का फॉर्मूला हो गया खत्म, यही तो है, टी साइन आई माइनस आर बटा कॉस आर। तो नहीं समझ में आया, अबे बुरुबक ले देख देख दोबारा समझा रहा हूं। अब जिनको समझ में आ गया होगा उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, दोबारा समझा। एक बात बता, ये मैंने लिया तुम्हारा कोई नॉर्मल, अब इंसिडेंट रे ये आया, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे मान लो आई एंगल पे आया, जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो इसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगा कि नॉर्मल के थोड़ा पास आएगा? सर नॉर्मल से पास आएगा, तो आ गया नॉर्मल से पास। अब यहां पे जब फॉल करेगा तो ये इसी लाइन पे जाएगा कि नॉर्मल से दूर जाएगा? सर नॉर्मल से दूर जाएगा, तो ये तुम्हारा इमरजेंस रे, इमरजेंस रे फाइनली ग्लास से क्रॉस करके बाहर निकल रहा, इमर्ज किया इसलिए इमरजेंस रे, और ये तुम्हारा इनिशियल रे, ये दोनों पैरेलल होता है, इसी को हम कहते हैं डी लैटरल शिफ्ट, इसी को हम कहते हैं लैटरल शिफ्ट, इसी को हम कहते हैं लैटरल शिफ्ट। बोलो हाँ कि ना? अच्छा ठीक है, इसी को लैटरल शिफ्ट बोलेंगे। ये आई है, ये मान लो आर हो गया, ये एक लाइन यहां पे लाते हैं, इसको बोल दिया हमने पी, और ओपी, ओ बोला था क्या इसको? ओ, चलो ओ सॉरी, इसको बोल दिया हमने ओ, इसको बोल दिया हमने पी, इसको बोल दिया हमने क्यू, और यहां से एक लाइन जोड़ा है, यही आपका डी है, इसको बोल दिया हमने एम। अब यहां पे दो ट्रायंगल बन रहा है जिसका हाइपोटेन्यूज कॉमन है। एक ट्रायंगल बेटा ये और ये ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल है कि नहीं है? हाँ है। अब इसमें अगर मैं कॉस आर लिखूंगा तो कॉस आर होता है बेस ओ क्यू, मतलब जो टी के बराबर है, थिकनेस टी के बराबर है, ओ क्यू की लेंथ कितनी है? टी बटा ओपी, देखो टी बटा ओपी, और ये टोटल एंगल आई था और ये आर है, तो ये एंगल हो जाएगा आई माइनस आर। अब लिखोगे साइन आई माइनस आर, देखो साइन आई माइनस आर, तो साइन आई माइनस आर होगा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, ये रहा हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर डी बटा हाइपोटेन्यूज ओपी, तो परपेंडिकुलर डी डिवाइडेड बाय ओपी, डी डिवाइडेड ओपी, दोनों को डिवाइड कर दो, साइन आई माइनस आर बटा कॉस आर, डी बाई ओपी, टी बाई ओपी से ओपी कट गया। बताओ समझ आया कि नहीं है? बताओ समझ में आया? बोर्ड में हो सकता है कि डेरिवेशन पूछ ले, जेई नीट में सवाल नहीं पूछा आज तक, हो सकता है आगे पूछ ले, अभी तक नहीं पूछा है। क्लियर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए प्लीज। डी डिवाइडेड बाई टी साइन आई माइनस आर बटा कॉस आर। अब यहां पे एक फॉर नॉर्मल इंसिडेंट का मतलब हो गया कि अगर आपका आई बहुत छोटा हो या टेंस टू जीरो, मैं जीरो नहीं बोल रहा, टेंस टू जीरो मतलब जीरो के आसपास, अगर तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट बहुत छोटा हो, जीरो के आसपास हो, क्या हो भाई साहब? जीरो के आसपास हो, तो ये आई अगर बहुत छोटा हो, स्मॉल लिख लेता हूं, चलो ना आई स्मॉल लिख लेता हूं, अगर आई स्मॉल है तो ऑब्वियस सी बात है आर भी स्मॉल होगा, और जब आई और आर दोनों स्मॉल होगा तो साइन थीटा स्मॉल एंगल पे आई माइनस आर बचता है, तो डी बराबर टी आई माइनस आर बटा 1 हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल एंगल पे कॉस थीटा 1 होता है और साइन थीटा थीटा होता है, स्मॉल एंगल पे कॉस थीटा 1 होता है और साइन थीटा बेटा थीटा, बताइए स्मॉल एंगल पे कॉस थीटा 1 होता है और साइन थीटा क्या होता है? थीटा होता है। स्मॉल एंगल पे साइन थीटा 1 होता थीटा होता है, स्मॉल एंगल पे साइन थीटा तुम्हारा थीटा हो जाता है और कॉस थीटा 1 हो जाता है फॉर स्मॉल एंगल, तो ये ऐसा आ जाएगा। हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल 1 को हटा दीजिए, ये लिख सकते हैं, तो डी बराबर आई माइनस आर, ये आ गया लैटरल शिफ्ट। लेकिन यहां पे आई और आर को जब रखोगे ना, तो आई और आर को डिग्री में नहीं रखना, रेडियन में रखना। एंगल मस्ट बी रेडियन, जब अकेला एंगल होता है तो हमेशा किस में रहना चाहिए? रेडियन में रहना चाहिए। एंगल मस्ट बी इन रेडियन, बस इतना ध्यान रखना, एंगल मस्ट बी ना रेडियन, बस इतना सा ध्यान रखिएगा प्लीज, एंगल मस्ट बी ना रेडियन। क्लियर है क्या? चलो तो दोबारा आपको ये पूरा मैंने रिवीजन करके दिखा दिया। चलिए बताइए, बोर्ड में आएगा, आ भी सकता है, समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। सर कल मैंने इस रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चन किए, धांसू जनरल फॉर्मूला ड्राइव किया, और आपकी दिए हुए ऐसे सवाल तो बच्चों जैसे लग रहे हैं, बहुत बढ़िया। सर मैंने टीआई का एग्जाम्पल है क्या? मिराज नहीं पढ़ना भाई, थोड़ा बता दूंगा। आज कितने आवर क्लास चलेगी? आज एक भोज में न्योता मिलल हो, एक टीचर के यहाँ वो कोचिंग चलता है उनका, तो वो बुलाए न्योता में तो एक भोज में न्योता मिलल है आज। एस्फेरिकल कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक तो होता है प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस सीधा,
सीधा सीधा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ऐसा ऐसा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, देखो इंसिडेंट रे आएगा और इसमें जाएगा, ये होता है सीधा रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब ये कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जनता में खुशी की लहर, ये कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। देख ये कैसा है, कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और ये मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस प्लॉट किया, देख ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस प्लॉट किया। तो कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस देखो क्या है, कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कर्व्ड टेढ़ा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। एक तो प्लेन होता है ना, ये टेढ़ा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये क्या है, टेढ़ा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, टेढ़ा। हेलो, कैसा है बेटा, टेढ़ा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, समझ रहे हो। टेढ़ा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कर्व्ड, कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक। अब मैंने आपसे पूछा कि ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपको दिख रहा है कर्व, ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग है कि कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग है, ये बताओ। ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, तो उसमें जैसे मिरर होता था कर्व, तो उसमें हम डिसाइड करते थे ना कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो देखो ये मैंने सरफेस बनाया, ये इधर मीडियम है बेटा म्यू1 और इधर मीडियम में कुछ म्यू2, अलग अलग मीडियम है। तो कैसा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग की कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, बताओ। कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस या कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कैसा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो बहुत सारे बच्चे कॉन्वेक्स बोल रहे हैं, गधे नालायक बेवकूफ। इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है, सोच तू कैसा है। कभी कभी तू सोचता नहीं है कि मैं ऐसा क्यों हूं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ही ऐसा क्यों बनाया। देख इधर, अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां रखूंगा तो यहां पे ऑब्जेक्ट रखने से ये जो इंसिडेंट रे है कैसे सरफेस पे गया है, ये वेक्स वाले सरफेस पे गया, गुफा में नहीं घुसा है। तो ये बोलेगा कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और सेम सरफेस ऐसा ही लेते हो, एकदम डिट्टो सेम, और मैं ऑब्जेक्ट को यहां रखता हूं, तो ये जब ऑब्जेक्ट मैं यहां रखूंगा, यहां पे इंसिडेंट रे जा रहा है, यही सरफेस आपका हो जाएगा कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिख ले फटाफट। इंसिडेंट रे जिस सरफेस पर गिरेगा वहां से रिफ्रैक्टिंग सरफेस का नेचर डिसाइड होगा, फटाफट लिख। इंसिडेंट रे जिस सरफेस पे गिरेगा वहां से रिफ्रैक्टिंग सरफेस का नेचर डिसाइड होगा, लिख फटाफट। इंसिडेंट रे जिस सरफेस पर गिरेगा वहां से रिफ्रैक्टिंग सरफेस का नेचर डिफाइन होगा। पुताई तो की, एक कर रही है कि पुताई तो की नहीं तो कैसे पता चलेगा। ये सही कहा, भगवान ने भी बनाने के बाद तेरे पे पुताई कर दिया था। पुताई कर दूंगा तो मिरर बन जाएगा, ये मिरर नहीं है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। देख, पुताई करूंगा तो मिरर बन जाएगा, और मिरर जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। ये रिफ्रैक्शन की बात चल रही है, बाप रे बाप। ये बेटा मिरर हो गया, और मिरर कैसा होता है, रिफ्लेक्टिंग, यहां से रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्टिंग कैसा, कॉनकेव, कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग है ये। और ये बेटा कैसा है, तो रिफ्लेक्टिंग यहां से होगा, ऐसे रिफ्लेक्टिंग होगा, तो ये है कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग। मैं यहां पे ऑब्जेक्ट जब रखूंगा तो मैं ऑब्जेक्ट यहीं रख सकता हूं, बस इसमें ऑब्जेक्ट में यही रख सकता हूं बस। लेकिन अगर मैं ऐसा सरफेस बना रहा हूं, मैंने पुताई कहीं से नहीं किया, तो ये कैसा सरफेस हो जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा, यहां पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा। बताओ यार, मैं तुम्हें क्या क्या सिखाने की कोशिश करता हूं, तुम्हारे सवाल कैसे होते हैं। तो कहते ना मैं डीमोटिवेट हो जाता हूं कभी कभी। नहीं बेटा, तू नहीं होता है, तू मास्टर के बारे में कभी सोच लिया कर। ये अगर इंसिडेंट यहां पे पड़ा गुफा में, तो ये हो गया कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग, क्योंकि यहां से रिफ्रैक्शन होगा, इधर जाएगा रे। ठीक है, ठीक है, चलो। तो भाई ये सरफेस है, यहां पे पोल होगा, तो ठीक है पोल है, यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया मान लो, तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया u,
अच्छा ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया u, और इस ऑब्जेक्ट से मान लो इंसिडेंट रे ऐसे आया, ये इंसिडेंट रे आया और ऐसा सरफेस है, ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो भी तो किसी स्फीयर का पार्ट है। अरे इसी से ये स्फीयर था ना, ये स्फीयर था, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर याद। अब क्या किया, ये स्फीयर का पार्ट इसको हटा दिया हमने, पूरा देखने की जरूरत तो है नहीं। सर क्यों नहीं देखोगे पूरा? पूरा बेटा हम इसलिए नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि रिफ्रैक्शन तो इसी पार्ट पे हो रहा है, तो पूरा स्फीयर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। यहां पे मान लो ये जो मीडियम है, वन मीडियम है जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा था वो पहला मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये दूसरा मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा μ2, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ2। अब इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिफाइन करना है। बताओ यहां पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे? सर नॉर्मल कुछ नहीं, सेंटर से पास करते हो जो रे होता है वो नॉर्मल होता है। तो क्या ये नॉर्मल है? हाँ सर ये नॉर्मल है, नॉर्मल है। और पोल से सेंटर के बीच में डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यहां तक सभी चीजें एकदम ठीक है क्या? बताओ यहां तक सभी चीजें ठीक है क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखा दिया, हाँ सर। ऑब्जेक्ट दिखा दिया, हाँ सर। पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हो गया, ये इंसिडेंट रे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये एंगल क्या होगा? यही तो एंगल ऑफ इंसिडेंट है सर जी। नॉर्मल से जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है। ओके ओके। और मान लो कि इस मीडियम में गया जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इस लाइन पे ना जाके थोड़ा सा इस नॉर्मल से दूर गया, तो सर हो सकता है ये डेंसर मीडियम हो सकता है डेंसर मीडियम हो। तो ये रिफ्रैक्टेड रे यहां आके एक्चुअल में कट किया, तो ये रिफ्रैक्टेड रे जहां पे कट करेगा वहां इमेज बनेगा, तो ये बन गया इमेज। ये रिफ्रैक्टेड रे जहां जाके कट करेगा वहां पे इमेज बनेगा, क्योंकि एक रिफ्रैक्टेड रे आप ऐसे भी ले सकते हो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रिफ्रैक्टेड है I0, तो R0 यहां पे आके कट करेगा, तो ये बन गया बेटा इमेज। नॉर्मल कहां है? ये रहा नॉर्मल। नॉर्मल से जो रिफ्रैक्टेड रे हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगा R। यस, ये तुम्हारी पूरी कहानी हो गई। अब इसमें जो फॉर्मूला डिफाइन होता है जिसको हमें प्रूफ करना है, वो फॉर्मूला होता है कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए μ2 दूसरे मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे इमेज बन रहा है बटा इमेज डिस्टेंस माइनस μ1 बटा u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा r। ये प्रूफ करना अपने को, ये क्या करना है अपने को? प्रूफ करना। ये होता है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर द कर्व्ड सरफेस। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस। 4 लाइन का प्रूफ है, चिंता मत करना। है मुश्किल लेकिन 4 लाइन में मैं पूरा समझा दूंगा। है मुश्किल लेकिन 4 लाइन में मैं पूरा समझा दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिए। एक बात बताइए, ये आई है, हाँ सर। ये आर है, हाँ सर। ये आर है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा नॉर्मल है। इस एंगल को ना मैं थीटा मान लेता हूं। सर क्यों मान रहा हूं? बस मेरी मर्जी ऐसी, मान लिया थीटा। सर ठीक है, थीटा मान लिया। इसको मैं मान लेता हूं बीटा और इसको मैं मान लेता हूं अल्फा। ठीक है, अगर मैं तुमसे रिलेशन लिखने को पूछूं थीटा, बीटा और आई में, तो क्या रिलेशन लिखोगे? क्या कोई रिलेशन होता है? अगर मैं पूछूं ये भाई आई बराबर थीटा नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, तो ये थीटा और ये आई बराबर कर दोगे, लेट गए। साफ है, एकदम साफ है तुम्हारा ऊपर वाला माला। ऊपर वाला माला तुम्हारा एकदम साफ है। देखिए इधर, ये थीटा है, हाँ सर थीटा है। ये बीटा है, हाँ ये आई है। तो बताओ आई, थीटा और बीटा में कोई रिलेशन होता है? कोई रिलेशन कहीं सुना है? हाँ, ये जो एक्सटीरियर एंगल है उससे जो एंगल, ये जो एक्सटीरियर एंगल है उससे जस्ट अंदर जो ट्रायंगल बन रहा है उसका जस्ट एडजेसेंट एंगल छोड़ के इन दोनों का सम आई के बराबर होता है। कौन से क्लास के कौन से चैप्टर में कब पढ़ना है जरा बताना? कौन से क्लास के कौन से चैप्टर में कब पढ़ना है जरा बताना? इक्वेशन नंबर 1, आई बराबर थीटा प्लस बीटा। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो एडजेसेंट एंगल छोड़ के ट्रायंगल के दोनों इनर एंगल के सम के बराबर होता है। थीटा प्लस बीटा बराबर आई। यस, थीटा प्लस बीटा बराबर आई। कौन से चैप्टर के कौन से क्लास में कब पढ़ना था बताना? बता बता बता, चलिए बता। सर अगर ऐसी बात है तो ये है तुम्हारा आर और ये है अल्फा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं सर अल्फा प्लस आर बराबर बीटा। हाँ लिख सकता है, अल्फा प्लस आर बराबर बीटा। तो ऐसे आर को क्या लिख सकता है? बीटा माइनस अल्फा। ये इक्वेशन 2 लिख ले।
बिल्कुल लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकता है, एकदम झमाझम। 8th 9th क्लास में पढ़ना है भाई, 8th 9th क्लास में पढ़ना है। हाँ सर, तो ये हमने एंगल के बीच में रिलेशन लिख लिया। अब लगा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है सर? स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई इंटू म्यू1, म्यू1 इंटू साइन आई, बेटा यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 इंटू साइन आई बराबर म्यू2 इंटू साइन आर। इफ एंगल आर स्मॉल, क्योंकि पूरा मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला सभी छोटे एंगल पे डिफाइन करते हैं। इफ एंगल आर स्मॉल, एंगल आर स्मॉल, अगर एंगल छोटा है तो क्या मैं लिमिट लिख सकता हूं म्यू1 आई बराबर म्यू2 आर, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। म्यू1 आई बराबर म्यू2 आर, क्योंकि एंगल छोटा है तो साइन थीटा थीटा हो जाता है, तो साइन आई आई हो जाएगा। म्यू1 आई बराबर म्यू2 आर। बेटा क्या लिखा है, ध्यान से देख के बताओ क्या लिखा है, क्या लिखा है रे गजोधर, क्या लिखा है बे, क्या लिखा है? म्यू1 आई बराबर म्यू2 आर, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आई की वैल्यू थीटा प्लस बीटा है और आर की वैल्यू बीटा माइनस अल्फा है। तो यहां पे लिखो म्यू1 आई को क्या लिख सकते हैं सर? थीटा प्लस बीटा, थीटा प्लस बीटा बराबर आर को क्या लिख सकते हैं? बीटा माइनस अल्फा, म्यू2 बीटा माइनस अल्फा। और एंगल छोटा है तो इसको tan थीटा भी लिख सकते हो, तो म्यू1 tan थीटा प्लस म्यू1 tan बीटा बराबर म्यू2 tan बीटा माइनस म्यू2 tan अल्फा। क्या ये बात यहां पे लिखी जा सकती है? हाँ सर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मिटा देता हूं बेटा, ये मैं पीछे दोबारा बना दूंगा, चिंता मत करना प्लीज, मैं बना दूंगा, पक्का बना दूंगा। इसको मिटा देता हूं, इसको मैं फिर से लिखता हूं यहां पे म्यू1 आई की वैल्यू क्या होता है देखो, थीटा प्लस बीटा, तो म्यू1 थीटा प्लस बीटा बराबर म्यू2 आर, आर क्या है? बीटा माइनस अल्फा, तो म्यू2 बीटा माइनस अल्फा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? और अगर एंगल छोटा है, अगर एंगल छोटा है, एंगल छोटा है तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा म्यू1 tan थीटा प्लस म्यू1 tan बीटा बराबर म्यू2 tan बीटा माइनस म्यू2 tan अल्फा। अब फटाफट tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू लिखते जाओ। तो tan क्या है? थीटा। tan थीटा को क्या लिख सकते हो? ये परपेंडिकुलर मान ली एम है, तो परपेंडिकुलर तो रहा होगा एमपी बाई यू। देखो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan थीटा को लिख सकते हैं एमपी बाई यू, tan थीटा को लिखा है बस, तो म्यू1 एमपी बाई यू प्लस म्यू1 tan बीटा का है, ये बीटा है, बीटा को क्या लिख सकते हैं? एमपी बाई आर, एमपी बाई आर इज इक्वल टू म्यू2 tan बीटा को क्या लिख सकते हैं सर? बीटा को ही लिख सकते हैं एमपी बाई आर, एमपी बाई आर माइनस म्यू2 tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं बेटा? देखो अल्फा, ये अल्फा हो जाएगा tan अल्फा, ये परपेंडिकुलर बेस एमपी बटा वी, एमपी बटा वी। अब यहां से एमपी ऊपर और नीचे कॉमन निकल के कट जाएगा। देखो ये एमपी, ये एमपी, ये एमपी, ये एमपी कॉमन निकल के कट गया, तो ये क्या बचा? म्यू1 बाई यू प्लस म्यू1 बाई आर इज इक्वल टू म्यू2 बाई आर माइनस म्यू2 बाई वी। म्यू2 बाई वी को उधर ले जाओ, माइनस म्यू2 बाई वी, हाँ ठीक है। तो इस म्यू2 बाई वी को इस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा म्यू2 बाई वी प्लस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू, ये टर्म इधर आ जाएगा, तो म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर, ये आ जाएगा तुम्हारा। एक मिनट, ये जो u है, इस u की वैल्यू आप यहां पर देखिए पीछे की तरफ लिया, तो इसको माइनस u ले सकते हैं। यहां पे ये जो u है वो माइनस u आएगा। सारे टर्म देखो, ये जो r है वो किधर है? तो इंसिडेंट रे कहां जा रहा है? आगे, और पोल से मेजर करोगे r आगे, v भी आगे, लेकिन u क्या है तुम्हारा? निगेटिव। u क्या है तुम्हारा? निगेटिव, तो यहां पे माइनस लिख सकते हो, ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा। म्यू2 बाई वी जब इधर आएगा तो प्लस म्यू2 बाई वी माइनस, समझिएगा यहां पर ध्यान से, माइनस म्यू1 बाई यू, तो हो जाएगा म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू, ये इधर चला जाएगा, तो म्यू2 बाई आर माइनस म्यू1 बाई आर, ये आ गया। एक u को निगेटिव लिखना भूल गए थे, ये है तुम्हारा ये फॉर्मूला जो हमने प्रूव कर दिया। देखो म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू, म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। क्योंकि बेटा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हम डिस्टेंस लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और इंसिडेंट रे का अपोजिट निगेटिव लेते हैं। तो यहां पे इंसिडेंट रे से जा रहा, पोल से डिस्टेंस मेजर करोगे तो यू निगेटिव आएगा।
तो μ1 बाई माइनस यू और μ1 बाई आर उधर चला गया, ये प्रूफ हो गया। अब ये तो चलो फॉर्मूला है, बढ़िया फॉर्मूला है, बढ़िया फॉर्मूला है। इसको मैं अपनी भाषा में लिख देता हूं ताकि तुमको कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि बेटा जरूरी नहीं कि इमेज इसी मीडियम में बने, रियल इमेज रियल रिफ्लेक्टेड रे इस मीडियम में बनेगा, लेकिन मान लो ये रेयरर होता तो इस रे जो इंसिडेंट रे है इधर ना जाके इधर चला जाता तो इमेज तो यहां बनता, तो इमेज कहीं भी बन सकता है। तो मैं सही फॉर्मूला तुमको समझ आए इसके लिए मैं अपने टर्म्स में फॉर्मूला लिखता हूं, म्यू रिफ्रैक्टेड रे जहां पे ट्रेवल कर रहा है बटा वी माइनस म्यू इंसिडेंट रे जहां पे ट्रेवल कर रहा है यू इज इक्वल टू म्यू आर आर जहां पे रिफ्रैक्टेड रे चल रहा है म्यू आर आर माइनस म्यू आई आर बटा कैपिटल आर। और यूज दिस फॉर्मूला विथ प्रॉपर साइन, यूज दिस फॉर्मूला विथ प्रॉपर साइन, प्रॉपर साइन के साथ इसको यूज करो, प्रॉपर साइन के साथ यूज करो। एकदम फॉर्मूले पे सवाल एकदम वैसा ही होगा जैसा आपका कॉनकेव मिरर पे सवाल हो रहा था। तो कॉनकेव मिरर पे सवाल हो रहा था, क्या डायरेक्टली मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f पे हो रहा था? क्या डायरेक्ट इस पे सवाल हो रहा था? बताओ हां या ना। डायरेक्ट इस पर सवाल हो रहा था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, उसी तरीके से ये बड़े आराम से हो जाएगा, उसी तरीके से बड़े आराम से हो जाएगा। म्यू आर आर बटा बी माइनस म्यू आई आर बटा यू इज इक्वल टू म्यू आर आर माइनस म्यू आई आर बटा कैपिटल आर। क्लियर है क्या? क्या करोगे? तो पहले किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे? जहां पे रिफ्रैक्टेड रे चल रहा है उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां पे इंसिडेंट रे चल रहा है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा वी और ये इधर म्यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बटा आर। क्लियर है क्या? देख ये देख ये देख ये देख देख कैसा ये म्यू2 बटा वी माइनस म्यू1 बटा यू, इसको याद रखना है तुम्हें। अब याद रखने का, सवाल लगाने का आसान जो फॉर्मेट हो सकता है वो मैंने तुम्हें यहां बता दिया। चल सवाल करते हैं, चल सवाल करते हैं। देखिए गिवन जो फिगर है वो क्वेश्चन का पार्ट है, फिगर पहले से दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि फिगर नहीं दिया हुआ। 20 सेंटीमीटर है और यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है u डिस्टेंस पर। यह है तुम्हारा म्यू2 3/2 और यह है म्यू2 1 और यह म्यू1 है 3/2। यह सवाल का पार्ट है। तो सवाल क्या है समझना कि एक ऑब्जेक्ट को पोल से हमने u डिस्टेंस पर रखा है, इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 और म्यू2 है 1। तो फाइंड u सो दैट रेज बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। अब सवाल समझना पड़ेगा कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है देखिए, फाइंड u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताइए। फाइंड u मतलब पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ कि मैं कहां रखूं ऑब्जेक्ट को। फाइंड u सो दैट रेज बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रेज है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए। रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए, रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए। तो देखिए ये इंसिडेंट रे, हाँ सर इंसिडेंट रे, मान ले यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये नॉर्मल होगा। इस नॉर्मल से ये किसी आई एंगल पे आया, रिफ्रैक्शन के बाद ये इस पे ना जाके ऐसे जाएगा कहीं, हाँ सर ऐसे जाएगा। एक मिनट, ये 3/2 है, ये 1 है, तो ज्यादा ये कम, ये एक मिनट रुक रुक रुक, इसको 1 कर ले, सवाल भी तो अच्छा होना चाहिए। ये 1 है और ये 3/2 है और ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो। अब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां कट कर गया? इन्फिनिटी पे, तो v तुम्हारा इन्फिनिटी हो गया बस, और u की वैल्यू निकाल ले, करो, है ना, करो। ये पूरा सवाल समझाया है, अब सवाल कंप्लीट हुआ है। मैं सॉल्यूशन नहीं समझा रहा था बेटा, ये सवाल ही ये है, पूरा पूरा ये सवाल का पार्ट है। अब करो, अब करो, अब आराम से करो, आराम से इसको अटेम्प्ट करो, आराम से, बड़े प्यार से, धीरे धीरे करो, धीरे धीरे, बड़े प्यार से, आराम से करो। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, जहां पे रिफ्रैक्टेड रे उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा वी माइनस म्यू इंसिडेंट रे जहां चल रहा है यू बराबर म्यू आर आर माइनस म्यू आई आर बटा कैपिटल आर। ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब ये कुछ भी हो, लेकिन ये तो इन्फिनिटी रखने वाले हो तुम। म्यू आर आर रिफ्रैक्टेड कहां चल रहा है? 3/2 में, 3/2 बटा इन्फिनिटी माइनस इंसिडेंट रे की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 बटा यू इज इक्वल टू आर आर मतलब 3/2 माइनस 1। और सुन, सरफेस कैसा? कॉन्वेक्स, और इंसिडेंट रे के एलोंग जाते ही तो पोल से तुम रेडियस ऑफ कर्वेचर वालोगे, तो आर तुम्हारा प्लस 20 आएगा, 20 आएगा। तो -1/u इज इक्वल टू 3/2 में से एक जाएगा तो ऊपर आ जाएगा हाफ, 1/2 इंटू 20, u बराबर आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। खत्म।
हाँ सही है, सबका जवाब 40 आ रहा। हाँ 40 माइनस 40 में बहुत बड़ा लोचा नहीं है, 40 आया है कि नहीं ये बता, हो गया। अरे यार क्या ही सवाल था, उफ। ये जब जो समझाया ना वो सवाल का पार्ट है, ये डायग्राम ये सब सवाल का पार्ट है। एज गिवन इन फिगर, एज गिवन इन फिगर, गिवन इन फिगर, ये सवाल का पार्ट है, सब कुछ सवाल का पार्ट। अरे यार ज्यादा हल्का हो गया क्या, जबकि मुश्किल सवाल में से आता है, ये टॉपिक ही बहुत मुश्किल है। उसके बाद तो लेंस और प्रिज्म तो बहुत आसान होगा, ये सबसे मुश्किल टॉपिक है। अरे यार चलिए सवाल कर दे, देखता हूं। ये बाहर एयर है भाई, बाहर एयर है। द फ्लोइंग डायग्राम शोन इन अ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। देख ग्लास स्फीयर की रेडियस 10 सेंटीमीटर है। विथ अ पैरालिक्सिस इंसिडेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटल ऑफ द ग्लास इज। ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमसे पूछा है, ये इंसिडेंट रे आया और इंसिडेंट रे रिफ्रैक्शन के बाद यहां पे मिल रहा है, मतलब इमेज यहां बन रहा है, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया तेरा। तो बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा, थोड़ा खुद सोच, थोड़ा मैं समझा दूंगा लेकिन तेरा खुद सोच के बना, तो ये क्या सवाल है, कैसे करना ये समझो। द फॉलोइंग डायग्राम शोन अ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। Following diagram shows a glass sphere of radius 10 centimeter with a paraxial incident ray. The refractive index of the material of the glass is. सुनो, ये अंदर में पूरा मीडियम जो है, पूरा मीडियम जो है, ये पूरा मीडियम, ये पूरा मीडियम जो है वो तुम्हारा ग्लास का बना हुआ। इंसिडेंट यहां पे रिफ्रैक्ट करके यहां पे आया है, तो तुम यही बोल सकते हो ना कि ये मेरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये मेरा पोल है, बस हो गया। हमें इधर से तो कोई मतलब नहीं है। देखो इस तरफ ये दूसरा मीडियम, इस दूसरा मीडियम, ये पोल हो गया तुम्हारा, ये इमेज बना है तुम्हारा। इंसिडेंट रे कहां से आ रहा है, पैरेलल इंसिडेंट रे आ रहा है, तो इन्फिनिटी से इंसिडेंट रे आ रहा है, यू इन्फिनिटी हो गया। भी देख लो कितना होगा पोल से। ये सेम है दोनों, ये दोनों सेम है भाई। ये कहने का मतलब होता है ना कि इधर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और इधर μ1 है, यहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यही सवाल है। अब इस स्फीयर बनाने का कोई मतलब नहीं, इधर पूरा तुम्हारा क्या है, ग्लास है। अब इस ग्लास की हमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछी है, ये तुम्हारा पोल हो गया, ये कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, जहां पे रिफ्रैक्शन हुआ है ये कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है। अब पोल क्रिएट करता हूं, है ना, करो। सच में अगर तूने ये सवाल कर दिया ना भाई, तो ये मुश्किल सवालों में से है ये, क्योंकि ये टॉपिक ही मुश्किल है भाई। कर तो फटाफट, भोज खाने भी जाना है मुझे, खत्म निपटा के जल्दी जाओ, सच में भोज खाने जाना है आज, जल्दी निपटा के जाऊं यार। चलिए बताइए, सुनिए अब ध्यान से, मैं करके देता हूं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहां रिफ्रैक्टेड रे वो म्यू हो गया, म्यू बटा बेटा 20 सेंटीमीटर। पोल से कहां इमेज बना है, तो डायमीटर के क्रॉस मतलब ये 20 हो गया, यही तो सोचना था तुम्हें। और ये 0 ही हो जाएगा, 0 कैसे, तो 1 बटा इंफिनिटी, तो 0 हो गया, इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बटा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, रेडियस ये तो 10 है ना, हाँ तो 10 हो गया, तो म्यू बटा 20 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बटा 10। ये सही लिख रहा हूं मैं, हाँ तो कट के 2 आ गया, 2 को इधर भेज दो, तो म्यू बराबर 2 म्यू माइनस 2, माइनस 2 इधर आ जाएगा, 2 म्यू माइनस म्यू, म्यू बराबर 2 आ रहा है, पहला आंसर है। वाओ जस्ट सुपर्ब, आग लगा दी भाई, एकदम सही है जवाब। 21% बच्चे थोड़ा भटक गए, डेढ़ कहां से ला रहे, फिर वही दिमाग लगा दिया ना, ग्लास है तो डेढ़ हो जाएगा। अरे कामचोर, निहायती कामचोर टाइप के नहीं हो तुम, निहायती कामचोर टाइप के नहीं हो। क्वेश्चन बता दो कहां से करें, सुन बताता हूं, क्वेश्चन बताता हूं कहां से करना है, बताता हूं। जितना मैं क्लास में करा दूंगा उससे बाहर नीट में एक सवाल नहीं आएगा, ठीक है।
उससे बाहर नीट में एक सवाल नहीं आएगा। लेकिन सर प्रैक्टिस करनी जरूरी है, तो उत्थान के क्लासेस, डीपीपी और रेनोट्स, इसके अलावा एक सवाल तुमको बाहर से नहीं मिलेगा। उसके बाद टेस्ट दे और कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। तो लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता तो अच्छा रहता। तो उस पर मैं काम कर रहा हूं, इसलिए थोड़ी दिनों से मैं बिजी था। पहले तो मेड इजी पे बिजी था, उस पर मैं काम कर रहा हूं। क्लास के जितने सवाल है, कुछ अच्छे क्वेश्चन है, उसका कलेक्शन लेके मैं आपको पीडीएफ दूंगा। तो क्लास के सारे बताना नहीं है किसी को अभी, और कोई भी वीडियो डाला इधर उधर तो गोली मार दूंगा, उसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना। तो काम कर रहा हूं। तो उत्थान के लेक्चर्स जरूर देखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। उत्थान के लेक्चर खोलना, उसमें क्वेश्चंस आएगा, क्वेश्चंस देखना, खुद अटेम्प्ट करना, फिर सॉल्यूशन देखना, क्वेश्चन देखना, खुद अटेम्प्ट करना, फिर सॉल्यूशन देखना। क्लियर है ये बात? ये उत्थान से कर लेना, ठीक है। बाकी जो आपको क्वेश्चंस और करने चाहिए उसके लिए मैं हम लोग कुछ कर रहे हैं। क्लास में से बहुत सारे सवाल करा दिए, समेटा नहीं जा रहा है ना। तो क्लास के क्वेश्चंस और उत्थान के क्वेश्चंस और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस जो मैं यकीन प्लस में भी दे रहा हूं, और ये बताना किसी को नहीं है, मैं सच में स्ट्राइक मरवा दूंगा बेटा, बहुत खराब आदमी हूं मैं। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब बोल ही दिया तो बोल देता हूं, बोल ही दिया तो बोल देता हूं, ठीक है। बोल ही दिया है तो बोल देता हूं। क्या? ध्यान से सुनियो। क्लास के क्वेश्चन, उत्थान के क्वेश्चन, यकीन प्लस के क्वेश्चन, सबको कलेक्ट करके कुछ और अच्छे क्वेश्चंस मैं बना रहा हूं। 2 से 2.5 महीने में सब कलेक्ट करके दे दूंगा, ठीक है। मतलब जितने क्लास में सवाल कराए ना, वो सारे सवाल, यकीन प्लस के सवाल, उत्थान के सवाल, एक साथ सीक्वेंस के साथ सब दे दूंगा। और उसके बाद तुम्हें सच में कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जिनको स्क्रीनिंग वाला बैच मिला होगा ना, उनके बैच में एक वीडियो आएगा कल, ध्यान से देख ले। चलिए सुनो, अब ये सवाल करा देता हूं, ध्यान से देखना। अब ये सवाल करा देता हूं। द फॉलोइंग डायग्राम शोन अ ग्लास स्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक ग्लास स्फेयर है, ये ग्लास स्फेयर है बेटा, ये ग्लास स्फेयर है। तो फॉलोइंग डायग्राम शोन अ ग्लास स्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विद अ पैरेक्सियल इंसिडेंट रे। अब पैरेक्सियल इंसिडेंट रे क्या होता है, तो नाम से पता चलेगा तुम्हें। पैरा मतलब पैरेलल और एक्सिस के पैरेलल, पैरेक्सियल एक्सिस के पैरेलल, पैरेक्सियल मतलब एक्सिस के पैरेलल, पैरेक्सियल मतलब एक्सिस के पैरेलल। तो ये बेटा एक्सिस से पैरेलल, कोई भी इंसिडेंट एक्सिस के पैरेलल आ रहा होता है तो कहां से आएगा, इंफिनिटी से। तो ये तुम्हें डायग्राम देख के पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ये तुम्हें कहां से पता चलेगा, डायग्राम देख के पता चलेगा, डायग्राम देख के पता चलेगा। ये इंसिडेंट यहां पे आया, चलो ठीक है सर आया, यहां से रिफ्रैक्टेड रे यहां पे आया, ये रिफ्रैक्टेड रे बेटा यहां पे आया, और यहां पे कट किया, यहां पे कट किया। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे कट करेगा वो इमेज डिस्टेंस हो गया। इमेज डिस्टेंस तुम्हारा 2r, मतलब ये सेंटर अगर है तो 2r मतलब 20 सेंटीमीटर हो गया, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बेटा u पता चल गया, कर्व्ड सरफेस है, r पता चल गया, इमेज डिस्टेंस पता चल गया, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा दो। क्लियर है क्या? एक सवाल मैं तुम्हें कराता हूं बहुत सुंदर। हाँ ये सवाल कर, ये सवाल तू कर लिया ना तो तू असली फिजिक्स सीख गया, असली फिजिक्स सीख गया। ये अगर सवाल कर लिया तो पूरा समझा देता हूं, पहले सवाल सुन लेना अच्छे से, सवाल सुन लेना अच्छे से। देयर इज अ स्मॉल एयर बबल इनसाइड अ ग्लास स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिवनेस 1.5। ये ग्लास स्फीयर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल 3/2 है, 3/2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। देयर इज अ स्मॉल एयर बबल, एक छोटा सा एयर बबल, स्मॉल एयर बबल। देयर इज अ स्मॉल एयर बबल inside a glass sphere of refractive index 1.5 of radius 10 centimeter. The bubble is 4 centimeter below the surface. ये जो सरफेस है ना, इससे 4 सेंटीमीटर नीचे एयर बबल है, ये एयर बबल है। इस सरफेस से 4 सेंटीमीटर नीचे एयर बबल है, यहां पे एयर बबल है, ये एयर बबल है।
4 सेंटीमीटर नीचे। एंड व्यूड नॉर्मली फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द एपरेंट डेप्थ, यहां से देखा है, इस आउटसाइड से मैं देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं, आउटसाइड से देख रहा हूं, यहां से मैं देख रहा हूं। देन एपरेंट डेप्थ ऑफ द बबल इज, रेडियस बताया, रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब ये सेंटर जो है स्फीयर का, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है। यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये 4 सेंटीमीटर नीचे मुझे दिख रहा है। तो अगर मैं बाहर से देखूंगा, ऑब्जर्वर यहां है, तो ऑब्जर्वर ये इमेज कहां देखेगा? तो देखो बेटा, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, एयर बबल ये है, एयर बबल तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट यहां पे आएगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 4 सेंटीमीटर। तो फटाफट ऐसे निकाल दो, हम तो जानते हैं सर डी एपरेंट कहां से देख रहे हैं, एयर से, 1 बराबर 4/3/2, 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो डी एपरेंट बराबर यहां से कितने डेप्थ पर दिख रहा है, तो एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। ये तुम्हारा रियल डेप्थ है, 4 सेंटीमीटर नीचे है, तो 4 सेंटीमीटर नीचे है, मुझे यहां से देखूंगा तो कहां दिखाई देगा, तो डी एपरेंट बता ऑब्जर्वर जहां पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4, 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 4 गुना 2/3, तो ये आ जाएगा 8/3 सेंटीमीटर, ये डी एपरेंट आ गया 8/3। कितने लोगों का ये 8/3 आया है बताओ? अरे यार ये सवाल ऐसा हो गया ना बेटा, पूरा पूरा मैं पढ़ पढ़ के एक एक करके बनाऊंगा। देयर इज अ स्मॉल एयर बबल इनसाइड अ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक ग्लास स्फीयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। स्मॉल एयर बबल बिलो 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस, इस सरफेस से 4 सेंटीमीटर नीचे एयर बबल है, सरफेस से 4 सेंटीमीटर, मतलब मान लो कि ये पोल, ये मानता हूं मैं, तो यहां से 4 सेंटीमीटर पे, कितने पे, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर पे एयर बबल है, और बाहर से मैं जब देखूंगा इसको तो मुझे कहां पर दिखाई देगा? ये बाउंड्री से पूछते हैं बेटा कि बाउंड्री से इस मीडियम में कहां पे दिखाई देगा, जहां पे ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। तो कितने लोगों का ये आया है बेटा? अरे सिंपल सी बात है, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ने देखा कि ग्लास के अंदर 4 सेंटीमीटर नीचे एक एयर बबल है, तो ये रियल डेप्थ है 4 सेंटीमीटर, एक्चुअल में रियल डेप्थ है 4 सेंटीमीटर, ऑब्जर्वर को कितने डेप्थ पर दिखाई देगा? तो डी एपरेंट बटा जहां ऑब्जर्वर है वो एयर मीडियम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एक्चुअल डेप्थ है 4, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, 2 पर चला गया 8/3। कितने लोग आया है जल्दी बताइए? ऑप्शन है ये सर, यस हमारा आया है सर, बिल्कुल सही किया है। नहीं सर हमारा ये नहीं आ रहा है, तो समझिए क्यों नहीं आ रहा है, देखिए ध्यान से। 30 सेकंड का आपको समय देंगे मेरा बेटा, मात्र 30 सेकंड का समय देंगे। कितने लोग आए हैं जल्दी बताइए? बताइए। बताइए कितने लोग आया है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है। तो एक्चुअल में बिल्कुल ऐसा कुछ आया होगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि किनका नहीं आया है। तो ये जो 27% लोग हैं ना, वो असली है कि नहीं सर ये गलत है, नहीं आएगा। बाकी जो 66% लोग हैं बेटा, मैं आपको गलत समझा रहा था, ये रॉन्ग है, ये पूरा रॉन्ग है। लेकिन ये सीखिए रॉन्ग कैसे है। ये जो एपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला लगाते थे, वो कौन से सरफेस के लिए सही होता था? वो हॉरिजॉन्टल रिफ्रैक्टिंग के लिए सही होता था। यहां पे कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। सुनो 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 अच्छे से समझना। अगर सवाल ऐसा होता कि ये ग्लास है, ये ग्लास, और यहां से 4 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट और यहां से बैठ के ऑब्जर्वर देख रहा है, तो ये एकदम सही था, क्योंकि ये सरफेस जो है ना, रिफ्रैक्टिंग सरफेस तुम्हारा प्लेन है, तो ये सही है प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। और जानबूझ के मैं आपको यहां पे फंसाना चाह रहा था, बिल्कुल जानबूझ के चेक कर रहा, प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए करेक्ट होता। लेकिन ये पूरा का पूरा सवाल प्लेन नहीं है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस कर्व्ड है। ये ऐसा है बेटा, ऐसा है, ऐसा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। नीचे मैं स्फीयर बनाऊं ना बनाऊं, तो मुझे तो ये पता है ना कि ये पूरा मीडियम है जो ग्लास का बना है, 3/2 है। ये इसका यहां पे पोल होगा, इससे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया है 10 सेंटीमीटर पे, मतलब पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, और यहां पर एक एयर बबल है, ये एज अ ऑब्जेक्ट है।
ये एयर बबल ऐसा हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये पोल है, यहां से ऑब्जर्वर बैठ के देख रहा है, इसको कहां पे इमेज दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारा सवाल। और ये सवाल एग्जैक्टली बेटा यहां से कंपेयर करके तुम खुद देखो, ये देख लो या ये देख लो, बताओ ये कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है कि नहीं, देखो टेढ़ा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, देखो ये यही फॉर्मूला लगेगा ना ये वाला, क्योंकि ये सरफेस कैसा है, कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। देखो ये कैसा सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल रिफ्रैक्टिंग सरफेस थोड़ी ना है, ये फॉर्मूला कब लगाया था हमने, हॉरिजॉन्टल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे। ये देखो ऐसे कर्व्ड है बेटा, ये कर्व्ड है, देखो ऐसा सरफेस है। नीचे तुम स्फीयर बनाओ ना बनाओ क्या फर्क होता है, इससे थोड़ी ना मतलब है। मुझे पता है कि इधर का मीडियम अलग है, मुझे पता है ना कि नीचे का मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है, और ये कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये पोल हो गया, पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा यू -4 सेंटीमीटर। क्यों बेटा, क्योंकि पोल से पीछे की तरफ है -4 सेंटीमीटर। आर पता है, यू पता है, ये मीडियम का पता है, एयर का उधर वाले जहां पे रिफ्रैक्टिंग रे जाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। देखो ये ऑब्जेक्ट से ये इंसिडेंट रे आएगा और इधर रिफ्रैक्टेड रे जाएगा, ऐसे ही तो होगा। कैसा लगा, कैसा लगा, सवाल कैसा लगा ये बताओ। अब लगाओ फॉर्मूला, जहां पे रिफ्रैक्टेड रे जा रहा है 1/v माइनस 3/2 इंटू -4 बराबर 1 - 3/2 डिवाइडेड बाई, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे के अपोजिट में जाके आर को मेजर कर रहे हैं, -10 होगा। याद रखिएगा कॉनकेव मिरर या कॉनकेव सरफेस हो उसका फोकल और सेंटर ऑफ कर्वेचर निगेटिव होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव होता है। ये पोल है और ये इंसिडेंट रे, पोल से यू मेजर करने पीछे आ रहे हो और आर मेजर करने पीछे आ रहे हो, ये माइनस है, तो ये बना 1/v प्लस ये माइनस माइनस प्लस 3/8 इज इक्वल टू 1 में से 3/2 घटाओगे -1/2 आएगा, ऊपर में -1/2 बटा -10, ये कट गया 1/20 आएगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 3/8, ये इधर चला गया। अब यहां पे आप एलसीएम ले लिए 40 एलसीएम ले लो, 40 एलसीएम ले लीजिए, तो 20 दूना 40 और 8 पचे 40, तो 5 3 15 आ जाएगा, 13/40 आ रहा। शायद मैंने गलत कर दिया क्या कहीं कुछ, 3/2 और 4, तो 4 दूना 8, 3/8 प्लस में सही है, हाफ 20 भी सही है, और 1 में से 3/2 जाएगा तो -1/2 आएगा, ये भी सही है। फिर मैं गलत कहां कर रहा हूं, प्लीज हेल्प मी, इट सीम्स आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। ये है μ2 माइनस μ1 बाई आर इज इक्वल टू μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू, यही है फॉर्मूला। μ2 मतलब रिफ्रैक्टेड रे जिसमें गया वो 1, और ये हो जाएगा -3/2 बटा आर की वैल्यू कितनी है 10, -10 लिखेंगे इज इक्वल टू μ2 कितना 1 बटा वी निकालना है, माइनस μ1 कितना है 3/2 इंटू -4, यही आएगा। तो 1 में से 3/2 जाएगा तो -1/2 ही तो बचेगा बटा -10 इज इक्वल टू 1/v, ये माइनस माइनस प्लस 3/8, 3/8। अब बेटा ये कट गया तो ये बेटा 1/20 इज इक्वल टू 1/v प्लस 3/8, 3/8 इधर जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 3/8। मैं 40 लूंगा, 8 में से 40, 20 दूना 40, सही तो लिया है मैंने। 80 ले ले, चल 80 लेगा तो 20 चौका 80 4 और -10 तो ये 30 आ जाएगा, 30 में से 4 गया तो 26/80 आएगा, 1/v हो जाएगा तेरा 26/80, तो 26 लगभग 3 के आसपास आएगा, ये रहा ना। हाँ हाँ सही है सही है सही है सही है सही है सही है सही है, ये 3.1 के आसपास आ तो गया, तो v इज इक्वल टू 3.1, तो लगभग 3 के पास आ तो गया, पहला आंसर आएगा 40/13, 13 दूना 26 और समथिंग आएगा, बिल्कुल सही है, पहला आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा लगा है आगे चल, 13/40 बिल्कुल सही है बेटा, 3 के आसपास आंसर आएगा। कैसा लगा सवाल? इसमें ना मैं ईमानदारी से बताऊं तो तू अगर ये भी सीख गया ना कि ये वाला फॉर्मूला यहां पे नहीं लगेगा, डी एपरेंट बटा म्यू ऑब्जर्वर इज इक्वल टू डी रियल बटा म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, तो अगर इतना भी सीख गया ना तो बहुत है मेरे लिए, सच में बहुत है, अगर तू इतना भी सीख गया तो
तो इतना भी सीख गया तो मेरे लिए बहुत है। और बाकी तू कंसेप्ट से तो समझ ही रहा है कि कहां पे क्या कैसे हो रहा है। ये देख, द इमेज फॉर द कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम जब भी बनता है तो याद रखिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। कन्वर्जिंग बीम जब भी बनता है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। कन्वर्जिंग बीम आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस फॉर्म्ड एट, तो ये तेरा इंसिडेंट रहे, ये इंसिडेंट रहे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, ये ऐसे जा रहा है। अगर ये सरफेस नहीं होता तो यहां पे कट करता, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया कि जहां पे इंसिडेंट रे कट करता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। पोल से इंसिडेंट रे की तरफ जाके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करो, लेकिन यहां ना कट करके हो सकता है कि ये कहीं यहां कट करे, ये मुझे v निकालना है। और आर तुमको 20 दिया हुआ है, इसका आर कैसा लोगे, तो याद रखना कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए आर पॉजिटिव होता है जैसे कॉन्वेक्स मिरर का होता है, और कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए आर निगेटिव होता है। मैं ये प्रूफ करके दिखा देता हूं। जैसे बेटा ये सरफेस है, अब इसका सेंटर कहां होगा सर, इसका सेंटर कहीं यहां होगा, तो इस पोल से जब इसका सेंटर की तरफ जाके आर मेजर करोगे तो इंसिडेंट रे की तरफ गए ना आप, इंसिडेंट रे की तरफ गए ना आप। तो जब भी कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है तो आर पॉजिटिव, और कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा तो रेडियस निगेटिव। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। तो म्यू जहां पे रिफ्रैक्टेड रे चल रहा है बटा वी, जहां पे इंसिडेंट रे उसका म्यू बटा यू इज इक्वल टू म्यू ऑफ आर आर माइनस म्यू ऑफ आई आर बटा कैपिटल आर। बताइए म्यू आर आर मतलब 1, और इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है, माइनस म्यू आई आर बलिए 3/2, 3/2, और यू हमेशा देखो ये पॉजिटिव यू आएगा 30, क्योंकि जिधर इंसिडेंट रह जा रहा है उधर ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर किया, इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई आर तुम्हारा आ जाएगा प्लस में 20, तो 1/v माइनस ये कटेगा 10, 10 दूना 20 माइनस 1/20 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 में से 3/2 होगा माइनस हाफ, तो माइनस 2 गुना 20 ये आ गया। तो 1/v माइनस 1/20 इधर जाएगा 1/20, ये आ गया तुम्हारा माइनस 1/40। तो यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए 40, 20 दूना 40 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1/40, v बराबर 40 सेंटीमीटर। और भी पॉजिटिव आया मतलब एक्चुअल इमेज यहां बन रहा है, ऐसे 30 से भी आगे यहां इमेज बन रहा है, ऐसा कुछ। v को अगर प्रिडिक्ट करोगे कि v जो तुम्हारा है 40 तो यहां पे बन रहा है ना इमेज, ये देखो। और देखो डिफिकल्टी आएगी, तुम ना ये कह सकते हो सर कभी आर निगेटिव कभी आर पॉजिटिव लेते, यही नहीं समझ में आ रहा है, बट यही तो समझना है। और जिस दिन तुम इस बैरियर को क्रॉस करके काम खत्म, क्या गुम्स गुम से देखो, हमें यह समझना पड़ेगा कि ऐसा सरफेस है तो इसका सेंटर का यहां पे और यहां पे ऑब्जेक्ट रखा तो ये इंसिडेंट रह जाएगा, और इससे पोल से जब तुम सी पर आओगे तो तुम्हें इंसिडेंट रह के अपोजिट आना पड़ेगा। तो केव जैसा सरफेस है तो उसका आर निगेटिव होगा, और वेक्स जैसा सरफेस है यहां पे रखा तो आर मेजर करने तुम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर तुम यहां पे सेंटर है ऑब्जेक्ट यहां रखा तो कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग है, आर मेजर करने के लिए पोल से पीछे आना पड़ रहा है, इंसिडेंट रे के अपोजिट तो निगेटिव होगा। वेक्स जैसा सरफेस है तो पोल से इधर जाएंगे तो ये आर का पूरा लोचा खत्म, ये आर का लोचा खत्म, आर का लोचा खत्म एक बार। हाँ, अब पोल से इंसिडेंट रे की तरफ जाके यू मेजर करोगे पॉजिटिव, और पोल से अपोजिट जाके मेजर करोगे तो यू निगेटिव। हाँ तुम कह सकते हो कि यही तो सबसे मुश्किल चीज है, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, इसका तो क्या है, ये फॉर्मूला तो हमको आता है, अलग सवाल करेंगे, यही तो मुश्किल चीज है और क्या है। ले डायरेक्ट सवाल देता हूं, देख कॉन्वेक्स, अब देख कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40, सेपरेटेड टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस 4/3 और दूसरे का है 3/2। एन ऑब्जेक्ट इज केप इन द फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम पे ऑब्जेक्ट है एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज। अब इतना ही सवाल लिखा है बेटा, ईमानदारी से अगर गलत भी करोगे ना चलेगा, ईमानदारी से अगर गलत भी करोगे ना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईमानदारी से करना। तुम्हें नहीं समझ में आया गलत करते मैं समझा दूंगा दोबारा, लेकिन चिटिंग मत करना, ठीक है, चीटिंग मत करना, ईमानदारी से गलत भी करोगे तो चलेगा। करो,
चलिए बताइए, इमामे से गलत भी करेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला है? कॉन्वेक्स सरफेस मतलब ऐसा सरफेस है कॉन्वेक्स, और जिधर कॉन्वेक्स है उधर कहीं ऑब्जेक्ट को रखेंगे ताकि जो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रहेगा वो कॉन्वेक्स सरफेस पे गिरे। ये रहा, काम खत्म। तो कॉन्वेक्स सरफेस है, देखो कॉन्वेक्स सरफेस है मतलब हमारा कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए पोल से ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे तभी तो वो कॉन्वेक्स सरफेस पे गिरेगा। तो ठीक है, पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन द फर्स्ट मीडियम एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को फर्स्ट मीडियम में रखा है 20 सेंटीमीटर, इस मीडियम में रखा है 20 सेंटीमीटर। रियल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो पोल से इंसिडेंट रे के अपोजिट जाके मेजर करेंगे। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ देख भाई, इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे रिफ्रैक्टेड रे जाएगा वह 3/2/v। और देखो v हमें नहीं पता है पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, जो निकालना है उसको एज इट इज रहने देते हैं। और पहले का है 4/3 इंटू -20 इज इक्वल टू μ2 कितना आ जाएगा 3/2 -4/3 डिवाइडेड बाई r कैसा होगा? तो देखो बेटा इसका r इस तरफ आएगा तो r इसका आपका पॉजिटिव होगा 40। ये है 3/2v, 4 से कैंसिल करूंगा 5 चौका 20, 5 3 15 प्लस 1/15 इज इक्वल टू, ये अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 3 दूना 6 और ऊपर हो जाएगा 9 - 8, तो 9 में से 8 1/6, 1/6 इंटू 40। तो 3/2v इज इक्वल टू 1/6 चौका 24, 240 - 15। ठीक है, अब 240 - 15 को 240 एलसीएम ले लो तो यह आ जाएगा 1 माइनस, तो 240 और 15, तो 15 दूना 30, 240 और 15 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 20, 15 चौका 60, 26 आएगा क्या भाई? 26 आएगा क्या? 26 में से 1 चला जाएगा तो -25, -25/240। तो v बराबर आ जाएगा 240/25 इंटू 2 ऊपर में 3, तो 2 से कैंसिल करूंगा तो यह आ जाएगा 120 और 5 और 120 से ये 24 आ जाएगा। 24 गुना 3, 24 गुना 3 नीचे 5, मैंने कुछ गलत किया है क्या यार? सही तो किया है। तो 20 3 60 और 4 3 12, 72/5। मैच कहां कर रहा है आंसर? कहां गलत किया भाई? 3/2 भी 3/2 भी सही है एकदम, -4/3, उधर 4/3, 4/3 -20। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? -20। केप्ट इन द फर्स्ट मीडियम एट -20, सही है -20। तो 5 चौक 20, 5 3 15, 1/15 आ गया ये प्लस में, और ये तुम्हारा 6 आ जाएगा, 6 चौका 24, 240 सही है 240, 25/240 और 2 भी ऊपर ले जाऊंगा 3 नीचे तो 240 गुना 3/25 गुना 2 आ जाएगा। सही तो है। 26 के जगह पे 16 होगा कैसे? अरे हाँ 30 थोड़ी ना, अरे शिट 16, अरे सॉरी यार भाई, ओ मैं गधा हूं एकदम, नालायक हूं, बेवकूफ हूं, गिरा हुआ आदमी, बायोलॉजी घटिया इंसान। बिल्कुल मैंने 20 से किया था, 16 आएगा बिल्कुल, 240/15 हो जाएगा, ये 16 में से एक जाएगा 15, तो 240/15, 240/15 और 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 2 से और 240 को 3 से, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 120 और ये हो गया 5 से कैंसिल करो 3 और ये 24, 3 से 3 कट गया, 24 आ रहा है यार गधा भाई लूची। सॉरी, मतलब यहां पे लिखा भी था और मैंने 15 दूना 3, 300 किया था, 300 में से फिर मुझे 6 15 चौका 60, 4 कम करना था, तो 20 में से 4 कम करना था, मैंने 30 में से 4 कम कर दिया।
अच्छा देख रहे हो, मतलब ठीक है मैंने वहां पे न्यूमेरिकली गलत कर दिया, लेकिन मुझे अपने साइन कन्वेंशन पे इतना भरोसा है, ये तारीफ तुमको करनी पड़ेगी। सर कोई बात नहीं, आपने आपको साइन कन्वेंशन पे इतना भरोसा है कि आपने जो सॉल्व किया उसमें साइन कन्वेंशन कहीं गलत नहीं लिखा। यू शुड अप्रिशिएट दिस। नहीं तो मैं बताऊं ऑप्टिक्स कैसे सवालों में क्या होता है, बच्चे 4 बार करते हो 4 बार गलत आता है, क्यों? ड्यू टू साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन उनका बहुत बेकार होता है कि कहां प्लस लेना है। यू यहां पे हमने ध्यान से माइनस लिया क्योंकि ये रियल ऑब्जेक्ट है। इंसिडेंट रे के पोल से डिस्टेंस मेजर करने जाएंगे इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो यू निगेटिव होगा। यू शुड अप्रिशिएट दिस। आर हमें पॉजिटिव लेना है तो आर हमें पॉजिटिव लिया। सोचो, सी पॉजिटिविटी एक सारी चीजों में ना बेटा, देखो पॉजिटिविटी, देखो तलाशो, पॉजिटिविटी तलाशो। कि मेरा गलत आ रहा था लेकिन मैंने अपने साइन कन्वेंशन पे भरोसा रखा। सी दिस पॉजिटिविटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिविटी, focus on the positivity beta. Positivity is a very important thing in your life. How much water should be filled in a container? अरे ये तो कल करा दिए, कहां घूम रहा है सवाल, ये तो कल करा दिया ऑलरेडी। 12 सेंटीमीटर होगा, ये तो कल ही तो मतलब डन है। ये तो कंटेनर वाला सवाल, आधा फिल्डेड आधा भरा हुआ। ये देख ले एक बार, ये होमवर्क देता हूं, चैलेंजर क्वेश्चन है, एमआर स्टार लेवल सवाल है, ठीक है ना। थोड़ा सा होमवर्क देके मैं कोशिश करता हूं कि तुम्हें खुद करना, ठीक है। ये होमवर्क दिया, और ये सवाल है तुम्हारा जेई मेन का 17 मार्च 2021 शिफ्ट का। 2 लाइन में सवाल सॉल्व हो, क्योंकि ये कुछ नहीं है, इससे तो मुश्किल मुश्किल सवाल हमने सॉल्व किया है, इससे मुश्किल मुश्किल हमने सवाल सॉल्व किया है। देख, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन एयर फाउंड बाय अ कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देख, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग कैसे बनेगा? जब तुम अगर ऐसा सरफेस लेते हो तो ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे, बोलो कहां रखोगे ऑब्जेक्ट को, ताकि कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस बने, लेफ्ट राइट। तो तुम डायग्राम ये बनाओ या ये बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट कहां रखोगे ताकि कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस बने, तो दोनों डायग्राम सही है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इस केस में यहां रखता हूं और ऑब्जेक्ट को यहां रखता हूं, सवाल का जो पहला लाइन है उसके हिसाब से दोनों सही है। सवाल का जो पहला लाइन है उसके हिसाब से दोनों सही है। तो देखो, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन एयर फाउंड बाय द कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द सरफेस। 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द सरफेस। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन एयर फाउंड बाय द कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द सरफेस। इमेज फॉर्म हुआ है 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द सरफेस। इस तरफ इमेज फॉर्म हुआ है 10 सेंटीमीटर पे। ये इंसिडेंट रे होगा और यहां पे जाके कहीं इमेज behind the surface. The image is real and is at 2/3 of the distance of the object. Image is real and 2/3 the distance of the object. ये रहा, ये रिलेशन दिया, रियल इमेज है यहां पे क्योंकि रियल रिफ्रैक्टेड कट किया है। The image is real and 2/3 of the distance of the object from the surface. The wavelength of the light, wavelength of the light inside the surface is 2/3 times of the wavelength in air. तो इधर एयर मीडियम है, इधर का वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, 2/3 टाइम्स ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द मीडियम। तो यहां का जो वेवलेंथ होगा 2/3 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट। देन रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द सरफेस इज x/13 मीटर। देन फाइंड वैल्यू ऑफ x, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर उसने बोला x/13 है, तो यहां पे x की वैल्यू क्या होगी? खेल दिया रे, खेल दिया रे। कर लोगे क्या? अच्छा तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि तुम कर लोगे? मैं बताता हूं तुम्हें क्या करना है, मैं बताता हूं क्या करना है। यहां पे लैम्डा दिया, यहां पे लैम्डा दिया, तो μ1 μ2 का रेशियो पता चल जाएगा। मान लिया यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और यहां पे μ2 है, तो एक बात बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे ही तो तुम्हारा होता है de Broglie वेवलेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ। तो यहां पर λ2 को तुम क्या रख सकते हो? इसको मान लो λ2, तो λ2 रखोगे 2/3 लैम्डा नॉट, λ2 को रखोगे 2/3 लैम्डा नॉट, और λ1 तुम्हारा लैम्डा नॉट है, ये कट गया, तो μ1/μ2 इज नथिंग बट 2/3। ये दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो आ गया। तो यहां से तुम लिख सकते हो कि μ2 बराबर, इस μ2 को यहां ले जाओ, 3/2 ऑफ μ1। तो μ2 को वैल्यू के जगह पे 3/2 ऑफ μ1 लिख देना। अच्छा ये सवाल क्या कहोगे इसके बारे में? सर कुछ अच्छा ही कहेंगे, इसने अच्छा सोचा है कि हमें μ1 μ2 नहीं दिया, हमें दे दिया कि एयर में वेवलेंथ लैम्डा नॉट है और इधर वेवलेंथ इतना है। अच्छा एक मिनट, अगर एयर है तो μ1 तो 1 है। साला साला, अगर एयर है तो μ1 तो 1 है और μ2 तुम्हारा 3/2 है। बुर्बक बना रहा था,
बुर्बक बना रहा था ये देखो बुर्बक बना रहा था भाई। अगर ये एयर है तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 है और इसमें वेवलेंथ मान लो लेमडा नॉट दिया। अब बोला कि जितना वेवलेंथ यहां है उसका 2/3 यहां है, तो वेवलेंथ 2/3 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका उल्टा 3/2, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होगा। तो एक स्टेप देखो, हमने बहुत सारे सवाल किए, अभी सोचना हमने बहुत सारे सवाल किए, हमें म्यू1 म्यू2 डायरेक्ट दिया होता था, इसने म्यू1 म्यू2 डायरेक्ट ना देके क्या किया, वेवलेंथ का रेशियो दे दिया और म्यू हमने निकाल लिया। अब तो आसान हो गया। अच्छा इसमें भी ये भी कह रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, इमेज डिस्टेंस है 10 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का 2/3 इमेज डिस्टेंस, तो यहां पे v की वैल्यू रख दो 10 बराबर 2/3 इंटू यू, तो ये इससे कटेगा 5 3 15, यू बराबर आ गया तेरा 15 सेंटीमीटर, यू बराबर आ गया 15, चल कर दे फटाफट कर दे, यू बराबर आ गया तेरा 15, कर ही ले, अभी कर ले, अभी कर ले, कर लेगा भाई, यू देख 15 आ गया, कर लेगा, कर लेना। चलो आगे देखो, ये छोड़ो, मैग्निफिकेशन में पढ़ना जरूरी है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, लेंस, व्हाट इज लेंस, व्हाट इज लेंस, आओ लेंस समझते हैं क्या होता है। लेंस, लेंस कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस is called lens. Combination of two refracting surface is called lens. जैसे मान लो कि ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, यहां पे म्यू1 था, यहां पे म्यू2 था, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा, तो कैसे इमेज फॉर्म होता था बताना जरा, इमेज फॉर्म कैसे होता था। सब बड़ा सिंपल था, ये ऑब्जेक्ट है मान लो, ये बेटा ऑब्जेक्ट है मान लो, यहां से इंसिडेंट रे लिया, यहां से इंसिडेंट रे लिया, ये ऑब्जेक्ट है, हाँ सर ये ऑब्जेक्ट है, यहां से इंसिडेंट रे लिया। अब इंसिडेंट रे अगर इस मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल से कहीं रिफ्रैक्ट होगा, यहां पे पहुंचेगा। जब ये रिफ्रैक्ट होकर यहां जा रहा था, उससे पहले ही मान लो कि मैं बोलूं कि ये मीडियम यहीं पे खत्म हो गया, मतलब मैं कह रहा हूं कि ये मीडियम म्यू2 यहीं तक है भाई। अब इधर ना तुम्हारा म्यू1 है, तो क्या होगा, खुद सोचो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो थोड़ा सा। नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मान लो बेटा ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। कैसा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां रख दूं तो सर, अगर आप यहां पे ऑब्जेक्ट रखते हो तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो यहां पे सरफेस आया, मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये नॉर्मल हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे कहीं यहां जाके इमेज बना रहा, यहां पे इमेज बन रहा, रिफ्रैक्टेड रे कहीं जाके इमेज बनाए, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू1 और इस पूरे मीडियम का है म्यू2, ये म्यू2 में चल रहा है। मैं कहूं कि ये जहां पे रिफ्रैक्शन हुआ है इसके बाद म्यू2 है और ये म्यू2 की बाउंड्री में यहीं पे खत्म कर देता हूं। ये जो रिफ्रैक्टेड रे गया है अब इस बाउंड्री पे इंसिडेंट करेगा और यहां पे एक बार और रिफ्लेक्शन होगा। मतलब अगर ये नहीं है तो एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, देखो यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ और देखो यहां पे इमेज बना, एक बार रिफ्रैक्शन हुआ। अगर ये होता तो क्या होता सर, इसको तो डैश लग जाएगी इसकी, तो सर एक बार रिफ्रैक्शन यहां होगा, फिर जो ये इंसिडेंट रे जा रहा है तो हम समझेंगे कि ये इंसिडेंट रे यहां कहीं कन्वर्ज कर रहा था, तो ये इंसिडेंट रे सेकेंड सरफेस पे, ये इंसिडेंट रे वर्चुअल ऑब्जेक्ट को ये रिप्रेजेंट करेगा और फिर यहां पे एक बार और रिफ्लेक्शन होगा। डबल रिफ्लेक्शन हो गया, डबल रिफ्लेक्शन मतलब ड्यूअल रिफ्लेक्शन। नहीं समझा तुम, समझा ही नहीं मैं क्या कह रहा हूं। एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस से आई बराबर ये बोला तो गोली मार दूंगा यहीं पे खड़े करके, नंगा करके यहीं पे गोली मार दूंगा अगर आई बराबर ई बोला। आई बराबर ई तब होता है जब दोनों सरफेस पैरेलल हो, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस पैरेलल हो। ऐसे तूने पढ़ा है, ऐसे तूने पढ़ा है कि ये इंसिडेंट किया, ये यहां आया फिर ऐसे जाएगा तो ये पैरेलल हो जाएगा। ये जब दोनों पैरेलल हो तब ये भी और ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तब ये आई और ई बराबर होगा, सॉरी यहां से ई बराबर होगा, तब ये आई और ई बराबर होगा। ये भी ऐसे टेढ़ा है, ऐसे नहीं है, कहां से आई बराबर नहीं कर पाएगा। आई बराबर ई, एक चीज रट लिया है, आई बराबर ई, मास्टर मजा अगलो रे, आई बराबर ई। जो आई बराबर ई तब ना जब ये ऐसे दोनों ऐसे हैं, तब आई बराबर ई। एक सरफेस ऐसे है और एक सरफेस ऐसे ऐसे जाएगा, कहां से आई बराबर ई। सोच, तू खुद सोच, कहां से आई बराबर ई करूं मैं अब।
आई बराबर ई। बता, कह रहा नहीं नहीं गलती हो गया सर, मेरे मुंह से निकल गया सर, गलती से मुंह से निकल गया, आई बराबर ई नहीं। भाई खुद सोचिए, एक ऑलरेडी टेढ़ा है, उधर से फिर टेढ़ा है, देख यही टेढ़ा टेढ़ा मिलकर लेंस बनता है। समझना जरा ध्यान से। मान ले बेटा कि ये एक कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है बेटा R1। यहां पे ऑब्जेक्ट रखा, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर का है म्यू एम बोल देते हैं इसको। ये इंसिडेंट यहां पे आया, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और ये पोल से u डिस्टेंस पर है। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर नाउ? यस। ये यहां पे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल दे देते हैं। लेफ्ट का म्यू एम बोल दिया, इधर म्यू एल बोल दिया। अब ये यहां से रिफ्रैक्शन करके ये कहीं इमेज यहां बना रहा था, ये यहां इमेज बनाता, क्या करता बेटा, ये यहां इमेज बनाता, ये तुम्हारा v1 था, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और एक रिफ्रैक्शन के बाद ये इंसिडेंट रे यहां पे इमेज बनाता, तो इमेज डिस्टेंस मैंने v1 बोल दिया। अब इधर से एक दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये डाल दिया, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, इधर मीडियम है म्यू एल और फिर से इधर मीडियम है म्यू एल। अब सोचो जो इंसिडेंट रे इधर जा रहा था वो, सॉरी रिफ्रैक्टेड रे जो जा रहा था इस सरफेस के लिए क्या हो जाएगा सर, इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे हो जाएगा। ये इंसिडेंट रे का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा फिर सर, ये जो तुम्हारा है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा u2 का। इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा u2, जो पहले का इमेज डिस्टेंस है v1। क्या मैंने सही लिखा है? ये u2 ही v1 होगा। पहले कर्व्ड सरफेस से जहां पर इमेज बनना था वही दूसरे कर्व्ड सरफेस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वही दूसरे कर्व्ड सरफेस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये तुम्हारा पहला मीडियम म्यू एम, ये म्यू एल, बीच का मीडियम म्यू एल और फिर से ये म्यू एल। अब बताओ यहां से जब रिफ्रैक्शन होगा तो यहां ना आके कहीं पे इमेज यहां बना, तो तू बोलेगा कि ये जो है इमेज डिस्टेंस हो गया तुम्हारा फाइनल इमेज डिस्टेंस v2। यहां पे इमेज बना, यहां पे इमेज ना बन के, यहां पर इमेज ना बन के, यहां पर इमेज ना बन के, यहां पर इमेज बना। पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो इमेज डिस्टेंस है दूसरे का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। इस पे तुम्हारी सहमति है? बता। इसमें तुम्हारी सहमति है कि नहीं? भोज खाने जाऊंगा, रुकना, भोज खाने जाऊंगा। इसमें सहमति है कि नहीं? देख बेटा ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे के बाद रिफ्रैक्शन के बाद यहां पे इमेज बनना था, तो पहले का जो इमेज है वो दूसरे के लिए इंसिडेंट रे हो जाएगा, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरे सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, u2 हो जाएगा। इधर म्यू एम, इधर म्यू एल दिया जाएगा, ठीक है ना। अब फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बेटा मजनू मजेदार, ओए कुछ मत कर, तूने 6 सवाल किए ना, तूने 6 सवाल किए ना, मेरी बात सुन, तूने 6 सवाल किया ना रिफ्रैक्शन वाला। तू बस ये बता कि पहला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसके लिए फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। बेटा तूने 6 सवाल किया, अपनी शक्तियों को पहचान पाए हो, रट के ही सही फॉर्मूला लगा। तो देखो ये पहले सरफेस का ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे म्यूएल में गया, तो म्यूएल बटा v1, और v1 को हम u2 भी लिख सकते हैं या v1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो देख म्यूएल इस मीडियम के रिफ्रैक्टेड म्यूएल, और कहां जाके कट करता v1 पे, तो v1 माइनस म्यू एम बटा u इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम बटा R1। बोल अपनी शक्ति पहचान और बता तूने ये सही लिखा है कि नहीं। सेम यहां पर, सेम यहां पे फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फॉर द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ। सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब यहां, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पे है, u2 पे, मतलब v1 पे, और इमेज कहां पे बन रहा है, इमेज यहां पे बन रहा है v2 पे। इमेज कहां पे बन रहा है, फाइनल इमेज, फाइनल इमेज, फाइनल इमेज कहां पे बन रहा है, फाइनल इमेज के लिए जो रिफ्रैक्टेड रे गया है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एम,
म्यू एम बाई वी टू, म्यू एम बाई वी टू। यस, अब बेटा यहां पे मैं कोई सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ फॉर्मूला रख रहा हूं बेटा, यू प्लस माइनस नहीं लेंगे यहां पे, जस्ट फॉर्मूला रख रहा हूं मैं। फॉर्मूला जो होगा ना वो लिख रहा हूं बस, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो लिख रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा अभी। जो ड्राइव होके फॉर्मूला आया है ना वो जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं बस मैं। तो इसलिए तुम रेडियस ऑफ कर्वेचर को और बाकी चीजों को प्लस माइनस नहीं लोगे, वो जब हम सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन तब हम साइन के साथ लेते हैं, जब डिराइव करते हैं ना तब साइन के साथ लेते हैं। तू देख एक बात बता, एक बात बता, इंसिडेंट रे कौन से मीडियम में चल रहा है? म्यू एम में। तो देख म्यू एम बटा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का रिफ्रैक्टिव म्यू एम बटा यू। इमेज कहां पे बन रहा है? तो रिफ्रैक्टेड रे जो गया है यहां के बाद रिफ्रैक्टेड रे जो ट्रेवल कर रहा है वो रिफ्रैक्टेड रे कहां ट्रेवल कर रहा है? म्यू एल। तो म्यू एल बाई वी वन इज इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एस बाई आर वन, इस सरफेस का, येलो कलर वाले सरफेस का। इधर बोल क्या होगा? तो रिफ्रैक्टेड रे कहां गया? तो देख रिफ्रैक्टेड रे म्यू एम में आया, देख फाइनल रिफ्रैक्टेड रे, इसके बाद जो रिफ्रैक्टेड रे वो कहां है? म्यू एम में बटा वी टू माइनस इंसिडेंट रे कहां चल रहा? तो इंसिडेंट देख म्यू एल में चल रहा है, ये इंसिडेंट रे जो दूसरे सरफेस के लिए इंसिडेंट रे है, म्यू एल बटा बता क्या होगा? वी वन, वी वन बेटा वी वन, क्योंकि जो दूसरे सरफेस का U2 है वो V1 के बराबर है, बराबर म्यू एम माइनस म्यू एल बटा R2। देख यहां पे भी मैं R1 R2 नहीं ले रहा हूं, मैं बस जनरलाइज फॉर्मूला जो होगा वो लगा रहा हूं बेटा, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 को यहां चिपका दो तो आ जाएगा म्यू एल बटा V1 माइनस म्यू एम बटा U इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम बाई R1। इस दोनों को ऐड कर दो, इस दोनों को ऐड कर दो। जब ऐड करोगे, जब ऐड करोगे कुछ कटेगा क्या? कुछ कटेगा क्या? देखो म्यू एल बाई वी वन, म्यू एल बाई वी वन, देखो ये माइनस में प्लस में ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा म्यू एम बाई वी टू माइनस म्यू एम बाई यू इज इक्वल टू म्यू एम बाई म्यू एल बटा आर टू, म्यू एम माइनस म्यू एल बाई आर टू प्लस म्यू एल माइनस म्यू एम, म्यू एल माइनस म्यू एम बाई आर वन। ये बचा बेटा। फाइनल इमेज जो लेंस से बना है, फाइनल इमेज जो लेंस से बना है वही V2 तुम्हारा, ये V है। फाइनल इमेज जहां पे बना है, फाइनल इमेज जहां बना है उसको हम V बोल सकते हैं। तो ये देखो बेटा, म्यू एम कॉमन निकाल लो, अगर यहां से म्यू एम कॉमन निकाल लो, एक बटा V माइनस एक बटा यू, ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। अब एक चीज देखो, ये R2 है, ये R1 है, यहां पे देखो क्या है? म्यू एम माइनस म्यू एल, और यहां पे म्यू एल माइनस म्यू एम। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं म्यू एम माइनस म्यू एल बटा आर टू, माइनस बाहर निकाल लू, इस फॉर्मूले में से माइनस बाहर निकाल लू, तो क्या ये हो जाएगा म्यू एम माइनस म्यू एल बटा आर वन? नहीं समझे बेटा, यहां से माइनस कॉमन निकालूंगा, बाहर लिख लूंगा, तो म्यू एम पहले आएगा, म्यू एल बाद में आ जाएगा। देखो माइनस म्यू एल, तभी तो माइनस माइनस देखो ये प्लस रहा और म्यू एम अभी भी निगेटिव रहा। तो अगर मैं यहां से माइनस बाहर निकालूंगा तो ये इधर आ जाएगा और म्यू एम पहले आ जाएगा, म्यू एम माइनस म्यू एल। देखो म्यू एम माइनस म्यू एल और माइनस में म्यू एल माइनस म्यू एल है, तो म्यू एम माइनस म्यू एल, म्यू एम माइनस म्यू एल, ये कॉमन आ जाएगा। तो इधर देखो म्यू एम 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू यहां देख क्या है? म्यू एम माइनस म्यू एल, म्यू एम माइनस म्यू एल बाहर आ जाएगा दोनों टर्म में से, तो म्यू एम माइनस म्यू एल दोनों टर्म में से बाहर आ गया, तो ये बचेगा 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। बस दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए मैंने रिफ्रैक्शन का बस फॉर्मूला लगाया है और ये टर्म लिखा। म्यू एम को नीचे ले जाओ, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू एम माइनस म्यू एल बटा ये म्यू एम डिवाइड हो जाएगा, म्यू एम इंटू 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन, अगर दोनों टर्म में म्यू एम से डिवाइड करोगे ठीक है, कुछ उल्टा लिख दिया ना मैंने, उल्टा लिख दिया, सॉरी उल्टा लिख दिया, एक मिनट रुक जाओ, उल्टा लिख दिया, यहीं पे रुको। ये म्यू एम को अगर मैं बाहर निकालता हूं बेटा, म्यू एम और यू एम यहां से बाहर निकलेगा, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बचा इज इक्वल टू ये म्यू एल माइनस म्यू एम बाई आर वन है, इसको एज इट इज रखता हूं, म्यू एल माइनस म्यू एम, देखो बेटा प्लस म्यू एल माइनस म्यू एम बट आर वन इसको एज इट इज रखता हूं। यहां से माइनस कॉमन निकालता हूं, यहां से माइनस कॉमन निकालूंगा, तो ये जब माइनस बाहर जाएगा तो म्यू एल आगे आ जाएगा, माइनस म्यू एम बटा आर टू ये बचेगा।
तो ये टर्म पहले और ये बाद में लिखा, R1 का पहले R2 का बाद, बस ये लिखा। तो म्यूएल माइनस म्यूएम R1 बाई R2। अब म्यूएल माइनस म्यूएम यहां से बाहर निकलेगा, यहां से भी निकलेगा म्यूएल माइनस म्यूएम, 1/R1 माइनस 1/R2 बचेगा। ये मैं यहां से बाहर निकालूंगा म्यूएल माइनस म्यूएम, तो म्यूएल माइनस म्यूएम बाहर निकलेगा तो ये बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, म्यूएल माइनस म्यूएम बाहर निकला, ये बचा 1/R1 माइनस 1/R2। म्यूएम वाला टर्म यहां डिवाइड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू, म्यूएम से डिवाइड करेंगे दोनों में, तो यह आ जाएगा म्यूएल बाई म्यूएम माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। बेटा ये बोर्ड में आता है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में आता है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला आ गया। इसी को कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, इसको कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। मैं मानता हूं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा मुश्किल और लेंदी है, मैं मानता हूं। कोई भी लेंदी, कोई भी मुश्किल काम अगर हो, हम उसको दोबारा कर लेते हैं तो पहले से थोड़ा आसान होगा कि नहीं, हाँ या ना में जवाब देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दोबारा कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स थे एक साथ हमने लिखा, दिक्कत अब आगे के देना, देखना जल्दी से फटाफट, मुझे लगता है अब आ गया होगा। आ गया ना? पता नहीं कंप्यूटर अपने आप ऑफ हो गया था यार, अपने आप ऑफ हो गया था, चलो कोई बात नहीं। देखो मैं तुम्हें कह रहा था कि कोई भी चीज मुझे मुश्किल, कंफ्यूजिंग, लेंदी लगे, है ना, मुश्किल, कंफ्यूजिंग, लेंदी लगे, तो उसको आराम से एक बार और कर लेना चाहिए। और चलो तू घर पे बैठ के करेगा दोबारा तो हो सकता है तुम्हें खुद में कोई डाउट आ जाए, तुम्हें ना समझ में, तो मैं ही कर देता हूं दोबारा, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं दोबारा कर लेता हूं, 5 मिनट से 7 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, और 5-7 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। देखो देखो, तो देखो ये पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1, ठीक है, और इधर है म्यूएम और इधर है म्यूएल। यहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, ये आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई U, यहां पे इंसिडेंट रे आया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U पे, और रिफ्रैक्ट करके यहां पे कहीं इमेज बनाना। लेकिन ये इमेज बनता म्यूएल में जाके बनता, लेकिन उससे पहले ही मैंने एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस और लगा दिया जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। अब ये जो इंसिडेंट रे है, दूसरे सरफेस पर जो इंसिडेंट रे जा रहा, दूसरे सरफेस का जो इंसिडेंट रे है, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, दूसरे सरफेस का जो इंसिडेंट रे है, दूसरे सरफेस का जो इंसिडेंट रे है, तो पहले सरफेस का रिफ्रैक्टेड रे था, हां, तो मिड में लगभग इसको बहुत पतला मानते हैं, तो यहां से जो इमेज बनता, पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जो इमेज बनता, वही दूसरे का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। ले भाई, अब फाइनली यहां पे ये रिफ्रैक्टेड रे ना जाके, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे पहले सरफेस से रिफ्रैक्ट हुआ था, अगर ये नहीं होता तो इमेज यहां बन रहा था V1 पे, लेकिन ये सरफेस यहां पे जब मैंने रख दिया तो यहां पे एक बार और रिफ्रैक्शन होगा और यहां पे इमेज बनेगा। फाइनल इमेज आपको कहीं दिखाई देगा मिड से, फाइनल इमेज कहीं दिखाई देगा V2, जो एकदम V लिख सकता हूं, यहां पे फाइनल इमेज दिखाई देगा, और यहां भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यूएम हो गया, बीच में म्यूएल हो गया। तो फर्स्ट सरफेस पर अगर मैं लगाऊंगा तो फर्स्ट सरफेस का रिफ्रैक्टेड रे ये है, वो कहां है? म्यूएल में, म्यूएल बटा V1,
V1 पहले से सरफेस का इमेज डिस्टेंस V1 जो U2 के बराबर V1 माइनस म्यू एम बटा U बराबर म्यू एल माइनस म्यू एम बटा R1। आग लगा दे कमेंट बॉक्स में अगर ये तुम्हें पूरा चमक गया हो तो। बता इसमें कोई दिक्कत है, बता ना, तो खुद बता इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है तो बता, इसमें कोई दिक्कत है तो बता। फर्स्ट सरफेस पे लिखा है, बता कहां दिक्कत है। मैंने तुम्हें फॉर्मूला 6-7 सवाल करा दिए भाई। जहां पे रिफ्रैक्टेड रे जाता है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है म्यूएल। तो रिफ्रैक्टेड रे देख म्यूएल में गई, ये रिफ्रैक्टेड रे है, पहले सरफेस का रिफ्रैक्टेड रे, दूसरे का इंसिडेंट है। तो म्यूएल बाई V1 म्यू एम बाई U म्यू एल माइनस म्यू एम बाई R1 सेकेंड सरफेस के लिए लिखेगा। तो ये रिफ्रैक्टेड रे है कहां, म्यू एम में। तो म्यू एम बटा V इमेज डिस्टेंस, ये देख दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस का फाइनल इमेज V2V माइनस म्यू एल इमेज डिस्टेंस, ये पहला इंसिडेंट रे म्यूएल, म्यूएल पे इंसिडेंट रे आ रहा है, म्यूएल बाई V1 म्यूएल बाई V1 इज इक्वल टू म्यू एम माइनस म्यू एल बाई R2। अब इन दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो कौन सा टर्म कैंसिल होगा, म्यू एल बाई V1 माइनस म्यू एल बाई V1, ये कैंसिल हो गया। ये बचा तुम्हारा म्यू एम बाई V माइनस म्यू एम बाई U इज इक्वल टू, ये टर्म है तुम्हारा, देखिए ध्यान से, म्यू एल माइनस म्यू एम बाई R1 प्लस ये प्लस म्यू एम माइनस म्यू एल बाई R2। यहां से म्यू एम को मैं कॉमन निकालने बोल रहा हूं, म्यू एम को कॉमन निकाला, 1 बाई V माइनस 1 बाई U बराबर, ध्यान से सोच, अगर मैं म्यू एल माइनस म्यू एम को कॉमन ले लेता हूं, म्यू एल माइनस म्यू एम को कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे क्या बचेगा, म्यू एल माइनस म्यू एन कॉमन आ गया तो यहां बचेगा 1 अपॉन R1, और ये म्यू एम माइनस म्यू एल है, जबकि म्यू एल माइनस म्यू एम को कॉमन निकाला तो माइनस R2 हो जाएगा, 1 अपॉन R2, ये टर्म हो गया। अब बता, ये म्यू एम को बेटा नीचे डिवाइड कर दूंगा, ये म्यू एम जब यहां जाएगा तो दोनों से डिवाइड होगा, तो क्या ये बचा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू म्यू एल बटा म्यू एम, म्यू एल बटा म्यू एम माइनस म्यू एम माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये लेंस मेकर फॉर्मूला, ये क्या भाई साहब, लेंस मेकर फॉर्मूला, ये लेंस मेकर फॉर्मूला, ये है लेंस फॉर्मूला कहते हैं इसको। अब इसी में एक चीज समझिएगा, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता तो, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो यू क्या रखेंगे, इंफिनिटी, यू क्या रखेंगे, इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, तो इमेज जहां बनता है क्या वो फोकस होना चाहिए भाई, ये स्टैंडर्ड लॉ है, चाहे कर्व्ड मिरर हो या प्लेन मिरर हो या कोई लेंस हो, कुछ भी हो, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि पैरेलल रे जहां से अगर पैरेलल रे इंफिनिटी से आता है तो जहां कट करेगा वही फोकस कहलाएगा, पैरेलल रे अगर इंफिनिटी से आता है तो जहां पे कट करेगा वही फोकस कहलाएगा, पैरेलल रे इंफिनिटी से आता है तो जहां कट करेगा वही फोकस कहलाएगा। तो ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो यू इंफिनिटी, तो वी फोकस, तो यहां पे यू को क्या रखोगे, सॉरी वी को क्या रखोगे, एफ के बराबर, तो यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, इंफिनिटी इज इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा 0, तो 1 अपॉन एफ बराबर क्या हो गया, म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1 इंटू 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन R2, इसको हम पूरा क्या कह सकते हैं, फोकल लेंथ। ध्यान से देखो तो 1 अपॉन एफ क्या आया है, 1 अपॉन एफ आया है म्यू एल बटा म्यू एम माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये फोकल लेंथ ऑफ लेंस का फॉर्मूला है, ये फोकल लेंथ ऑफ लेंस का फॉर्मूला है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस का फॉर्मूला है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है बेटा ये सर फोकल लेंथ ऑफ लेंस का फॉर्मूला, हाँ ये देखो ना, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस है। तो सर इस लेंस मेकर फॉर्मूला जो ये पूरा कह रहा हूं, म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये पूरा टर्म को अगर 1 अपॉन एफ बोल दोगे तो यहां पे 1 अपॉन एफ रखोगे, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ आ जाएगा क्या, देखो यहां पे जैसे हम कह रहे थे, ये पूरा मैंने प्रूव कर दिया फोकल लेंथ है। कैसे, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखूंगा तो इसको इंफिनिटी रखूंगा तो ये फोकस हो जाएगा, तो 1 अपॉन एफ ये आया, मतलब ये पूरा टर्म जो था वो एक्चुअल में 1 अपॉन एफ था, म्यू एल बाई म्यू एम
-1 इंटू 1/r1 - 1/r2, इसको हम फोकल लेंथ बोलेंगे, इसलिए तो कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला है। तो अगर मैं इसको 1/f बोल दूं तो यही फॉर्मूला जो मुझे दिखाई देगा 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये लेंस फॉर्मूला हो गया, ये लेंस फॉर्मूला हो गया। प्लेन मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में क्या फर्क होता है? 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, यहां पे होता है माइनस। लेंस फॉर्मूला ये है, मिरर फॉर्मूला आप जानते हैं, मिरर फॉर्मूला आप जानते हैं, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f, ये होता है, यहां पे माइनस रहता है बस। ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला होगा, जहां पे म्यूएल क्या है? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये लेंस का रिफ्रैक्टिव, और म्यूएम क्या है? मीडियम, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मतलब बाहर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये क्या है? ये पूरा अंदर क्या है? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अंदर में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? लेंस का। और बाहर में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? मीडियम का। ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा मीडियम का -1, 1/r1 - 1/r2, ये फोकल लेंथ, ये बेटा फोकल लेंथ। और इसको अगर 1 फोकल लेंथ रखोगे तो 1/v - 1/u इज इक्वल टू, ये प्रूफ हो गया। तो पता चला तूने क्या प्रूफ कर लिया? तो पता चला तूने क्या प्रूफ कर लिया भाई? तूने क्या प्रूफ कर लिया देख, और कंफ्यूज मत होना, ये प्रूफ किया और इसी को यहां पे रिपीट किया, दोबारा किया है तुम्हारे लिए बकलोल चंद्र। ये वाला बस लिख लेना यहां पे कि कैसे किया। u इंफिनिटी है तो भी एफ हो जाएगा, यहां पे ही लिख देता हूं, फिर से यहां पे ही लिख देता हूं, इफ v इज एट f तो u इज एट इंफिनिटी, इसीलिए ये प्रूफ हो गया ये वाला। ठीक है, हाँ जाऊंगा भोज खाने, पूरी सब्जी खाना मुझे है, टेंशन तुमको हो रहा है। अरे चीफ गेस्ट हूं मैं, जब तक मैं पहुंचता नहीं तब तक भोज खत्म नहीं होता। वो जमाने गए भिखारियों वाला, तुम्हारी हालत नहीं है, साला भोज खत्म ना हो जाए उससे पहले जाके बैठ जाते हो, भोज खाएंगे आज। भाई मैं जब जाता हूं खत्म भी हो जाए तो दोबारा बनवाया जाता है। मैं आया हूं, मैं, ऐसा इंसानियत बनो, ऐसे शख्सियत बनाओ अपने आप को कि तुमको ऐसा बुलाया जाए, साला भोज ही तुमसे खत्म और तुमसे शुरू हो। ऐसा नहीं जाता मैं तुम्हारे जैसे भिखारी की तरह, साला पूरी सब्जी खत्म ना हो जाए पहले पहुंच गए, पूरी सब्जी खत्म ना हो जाए, ओ पूरी सब्जी खत्म ना हो जाए रे भाई, ऐसा नहीं है। और क्या फर्क है रे? अगर पूरी सब्जी भोज खत्म भी हो जाएगा ना तो भाई जो भोज खा रहा है ना वो सदमे में आ जाएगा कि किसको बुलाया और उसको नहीं मिला, ऊपर से नीचे तक सिस्टम हिल जाएगा भाई। मजाक समझा है क्या? BMW से घुसूंगा सीधा, क्या बात करती जी। बताओ, ये दोबारा किया है, कंफ्यूज मत होना गधो। इसको कंफ्यूज मत होना, फिर ना दोबारा किया, तुम्हारा भरोसा नहीं है, पर वो तो समझ में आ गया यहां क्या किया था, फिर दोबारा किया, उसको पूरा फॉर्मूला लगाया था। और करेगा भोज भोज, क्या हुआ भोज का? समझ में आया? चलो यहां तक कर लेना। चलो थोड़ा 2-3 दिन से ज्यादा पढ़ा रहा हूं, थोड़ा कम ही रखता हूं, कल क्लास होगी, अगर ये छुट्टी भी देंगे ना तो भी क्लास होगी भाई। ये एक सवाल है, ये कर लेना भाई, ये होमवर्क दे देता हूं, ये भी कर लेना, एक होमवर्क है, ये भी जेई मेन 2021 का सवाल है, ठीक? ये कर लेना भाई, कर लोगे तुम, कोई खास बात नहीं है। और चलो लेंस मेकर फॉर्मूला तक ही छोड़ देता हूं, अगली क्लास में पढ़ेंगे हम बाई कॉन्वेक्स लेंस। ये होता है बाई कॉन्वेक्स लेंस, ये देखो मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम और लेंस का म्यू, इसको कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस। ये बाई कॉन्वेक्स लेंस, ये है बाई कॉनकेव लेंस, बाई कॉन्वेक्टिव लेंस, बाई कॉनकेव लेंस। यह है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स, एक प्लेन और एक कॉन्वेक्स, यह है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। चलो यहां तक पढ़ के आना है ना। यह है प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यहां तक नाम तो सुना ही होगा, ठीक है?
कोई दुर्गा पूजा की छुट्टी नहीं होगी, मैं ये भी पहले तुमको बता देता हूं, ठीक है ना। तो माइंड मेकअप करके रखना, दो ही चीज है, चूज कर ले, दुर्गा पूजा की नीट, डिसाइड कर ले। अगर नीट तो बढ़िया मस्त होके पर, अगर दुर्गा पूजा दूसरे बैच में शिफ्ट हो जा। सीधा बात है, साफ कहता हूं। और अगर अभी तक नहीं समझा तो मैं क्लास लूंगा बेटा, और मेरी मजबूरी है क्लास लेना। और मेरी बात समझो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूं, सच में मेरी मजबूरी है क्लास लेना। कोई दुर्गा पूजा की छुट्टी नहीं होगी। तू आज डिसाइड कर ले, दुर्गा पूजा की नीट। अब मुझे नहीं पता कि तेरा दुर्गा पूजा सेक्रीफाइस करने से नीट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन दुर्गा पूजा पूजा कर ले। पूजा का मतलब होता है आत्मज्ञान, धार्मिक का मतलब होता है भगवान को याद करो और पढ़ाई करो, अपना कर्म करो। तो आज चूज कर लो दुर्गा पूजा की नीट, ये तुम्हें चूज करना पड़ेगा। अगर नीट तो रोज क्लास आएगी, दुर्गा पूजा दूसरे बैच में शिफ्ट हो जाओ। सीधी बात, नो बकवास। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और नहीं पढ़ोगे तो यकीन वालों को पढ़ा दूंगा, बात खत्म। वो तो पढ़ेंगे, क्योंकि उनको तो पता चल गया ना कि 1 साल खराब होकर 2 साल खराब करने से क्या फर्क पड़ता। तुम नहीं पढ़ोगे तो दूसरे बैच को पढ़ा दूंगा, अपना क्या है। दोनों नहीं पढ़ेगा तो यकीन प्लस में लेक्चर पे लेक्चर रिकॉर्ड करके दूंगा, मुझे क्या है, मुझे तो पढ़ाना है बस, अपने को क्या है। तू पढ़, नहीं तो यकीन पढ़ेगा। जब दोनों नहीं पढ़ेगा तो यकीन प्लस वाला पढ़ेगा, जिसको पूरा ज्ञान हो चुका है। तो देख ले भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को तो पढ़ाना है बस।